आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये जो लाइफस्टाइल आपको ये जीने को मिल रहा है, अगर किसी के पास ये स्किल नहीं है और वो ये सेम लाइफस्टाइल जीना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? उसका आंसर है SUS. This is abbreviation to 3 little words. There is an ad that I'm seeing regularly which talks about mid-brain activation. उसके बारे में आपकी क्या राय है? #scam alert. एंड ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैजिशियंस कितना कमा लेते हैं? Magicians कितना कमा लेते हैं? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है टू माय ऑल न्यू शो कॉल्ड होकस पोकस विद आंचल। अगर आप मैजिक और माइंड रीडिंग की दुनिया को करीब से जानना चाहते हैं तो दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू, बिकॉज वी हैव अ लीडिंग मेंटलिस्ट इन द हाउस, Tushar Rajkumar, who has performed more than 3,000 shows in 30 countries and appeared in 27 television appearances like Aaj Tak hosted by Shweta Singh, like Z News, like Z Big Celebrity Challenge, and he's a TEDx speaker, a Merlin Medal winner and so much more, and training director at Delhi School of Magic. Wow everybody, this conversation is going to be extremely entertaining, extremely informative and highly magical. सिर्फ मैजिक की बातें ही नहीं होने वाली यहाँ पे, मगर बहुत सारा मैजिक भी होने वाला है लाइव। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा, एंड आई एम श्योर यू विल हैव ऑल द इनसाइट्स ऑफ मैजिक फ्रेटर्निटी। ज़्यादा नहीं बोलती मैं, आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर एक्सट्रीमली मैजिकल एपिसोड। Good morning everybody, welcome to another powerful episode of Hocus Pocus with Anchal, and you can clearly see आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूछो क्यों? Number 1, we have a mentalist in the house, and number 2, that mentalist happens to be my brother. Well भाई, welcome to Hocus Pocus with Anchal. रियलिटी में तो इतना खुश नहीं हुई कभी, पर ठीक है, I accept this happiness. Oh, that is so bad. मेरे से मिलके मैं आपके साथ रोज रहती हूँ तो मेरे दूसरी टाइप की खुशी होती है। खैर ठीक है, I accept this. Thank you so much for that over excited welcome. बेहतर वेलकम हो सकता था। वी वुड वांट टू टेक द रीटेक। ये बेइज्जती नहीं चाहिए मुझे स्टार्ट ऑफ पॉडकास्ट में। क्यों, क्या दिक्कत है? सही तो है। क्लियरली दिस इज अ ब्रदर सिस्टर पॉडकास्ट, बट ऑडियंस, करंट सेट ऑफ सब्सक्राइबर्स हमारी और हमारी करंट यूट्यूब फैमिली ये जानती है अभी दैट मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाई हो। बट फॉर द न्यू लिसनर्स, फॉर न्यू आईज वॉचिंग अस, फॉर न्यू ईयर्स जो हमें सुन रहे हैं, ये उनके लिए है। मैं जो भी हूँ, मैं जितना भी बोल पा रही हूँ, जितना भी प्रेजेंट कर पा रही हूँ, जितना भी कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, और जो थोड़ा बहुत मैजिक आप मुझे करते हुए देखते हुए, सब कुछ, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ आपको फॉलो ही किया है, आपके कदमों पे चली हूँ। सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बतानी है कि भाई और मैं डिफरेंट स्कूल में थे, बट 11th में भाई मेरे स्कूल में आया, DAV श्रेष्ठ विहार में, एंड आते ही उसने तबाही मचा दी। लाइक ही वॉज द हाथरॉब, ही वॉज द सेलिब्रिटी, एंड ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, नॉट जस्ट मैजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा। एंड उनको देख के लगा यार मैं अभी तक क्या कर रही थी ज़िंदगी में। इशारों में बता रहा है कि ये भी बता, मैं ये भी करता हूँ। सो ही इज़ बेसिकली ही हैज़ कार्व्ड द पाथ फॉर मी। और मैंने फिर डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, एंकरिंग, ये सब जो मैं आज बोल पा रही हूँ आपको देखकर शुरू किया है, आपको कॉपी किया है। आप हेड बॉय बने, अपन हेड गर्ल बनी, आप ऑलराउंडर बने, अपन ऑलराउंडर बनी। तो इट्स लाइक मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मुझे बस फॉलो करना है आपको। और आज आप मेरे शो में आ चुके हो। आपको कैसा लग रहा है होकस पोकस में आके? नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि सब मेरी वजह से है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा हाँ, मेरी वजह से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्रेडिट का, आई टेक इट फुली। थैंक यू सो वेरी मच। एंड to be really frank and to be really honest, let me tell you that I'm also very much excited and happy to be on my sister's podcast, because I feel that this is very closely connected to her heart, and she has high ambitions, she has high hope, she has so much
expectations out of what she is trying to do, not just the podcast but the entire YouTube journey and whatever she has planned for herself, the entire vision board. बहुत ज़्यादा अपने आप से इसको चाह है, बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर से चाह है, अपने करियर से चाह है, और जब जब ये इस राह पर एग्रेसिवली चलती है तब तब ऊपर वाला यूनिवर्स इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस रखता है. पर मैं उनमें से हूँ जो एक बारी को फिर भी सोच में पड़ जाता हूँ, बट ये कभी भी सोच में नहीं पड़ती. ये फेस करती है, जवाब देती है, वापस से यूनिवर्स को चैलेंजेस को अपने साथ में लेके गले लगा के आगे बढ़ जाती है. एंड प्रोबेबली दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल क्वालिटी. बस अब तारीफ ज़्यादा हो गई, मैं इसकी पेमेंट एक्स्ट्रा लूँगा. हाँ, आपको चेक मिल जाएगा बिल्कुल. करेक्ट. वेल, स्टार्ट करें. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट. ये मोस्ट अवेटेड रहा है क्योंकि मैजिक एंड ट्रैवल दोनों हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दिल से बहुत करीब. फोकस. यस, फोकस. तो स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन मैंने पापा से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछती हूँ. अब जो भी मैं पॉडकास्ट में आपसे सवाल करने वाली हूँ, मैं कोशिश करूँगी, ऑब्वियसली मैं आपकी ज़िंदगी से इतनी क्लोजली रिलेटेड हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी जो भी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ मैं वो एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से कर रही हूँ. हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ. तो पहला सवाल यही था पापा से, और आपसे भी रहेगा कि हमारे भारत देश में मैजिक शब्द को अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है. अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो इन्हें मैजिक को देखकर एंटरटेनमेंट पर्पसेस आता है ध्यान में, मैजिक शो आता है ध्यान में. और अगर हम Tier 2, Tier 3 सिटीज़, विलेजेस में चले जाएं तो यही मैजिक को चमत्कार की नज़र से देखा जाता है. What is magic? I'll give you a philosophical answer and then I'll give you a logical answer. Wonderful. Philosophical answer for me is something that I say on every stage and right at the end of every show. And that's kind of become the quote of my life also. Every birth has logic. Every death is tragic. And what's in between is magic. So, birth और death के बीच में जो ज़िंदगी हम जीते हैं, the life that we deal with, that we enjoy, that we spend, that we cherish, that we create memories in, that life is nothing short of magic. This was the philosophical answer. Now coming back to the logical answer, magic is, in simple terms, is something that defies science and creates impossible possible. Magic is a sense of wonder that is created through a scientific illusion. Magic is something जो आपके दिलो दिमाग में एक ऐसी फीलिंग लाता है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. इंसान के दिमाग के लिए लॉजिकली जो पॉसिबल है वो उनके लिए मैजिक नहीं है, और जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है वो उनके लिए मैजिक है. सिंपल. इसी का रीज़न है, जब आप किसी न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो आंखें खोलकर देख सकता है, आपकी बात को सुन सकता है, सब कुछ सुन भी रहा है, देख भी रहा है, या फिर तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल के बच्चे के लिए जिसका दिमाग अभी तक भरा नहीं हुआ, जिसको ये पता ही नहीं है कि साइंस में पॉसिबिलिटी क्या है और इम्पॉसिबल क्या है, जिसको ये पता ही नहीं है कि अगर मैं ये पेन यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में ग्लास आता है तो वो छोड़ देता है, उसको पता ही नहीं है. तो उसको अगर आप मैजिक दिखाओगे, जिसके दिमाग में ये पता ही नहीं है कि ग्लास छोड़ने से टूट सकता है, उसके लिए मैजिक नहीं होगा. मैजिक सिर्फ उस पढ़े लिखे इंसान के लिए होगा जो साइंस के रूल्स जानता है, जो ये जानता है कि हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल क्या क्या चीज़ें हैं विद इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, XYZ, वॉट एवर सब्जेक्ट्स वी रीड, मैथमेटिक्स, सब जगहों से जो पॉसिबिलिटी जब आपके दिमाग में आप पढ़ लिख जाते हो ना, बन जाते हो, तो अब आपका माइंड जो है एक सीमा में बंध चुका है, एक बाउंड्री के विद इन ऑपरेट करता है. और जब एक शख्स मेरे जैसा उस बाउंड्री के बाहर जाके आपको कुछ दिखाता है, आपके लिए मैजिक होता है वो. As simple as that. True, बहुत एप्ट बात बोली आपने. और मैंने एक कोट पढ़ा था, उसमें था कि लॉजिक ऑफ गॉड इज़ मिरेकल्स फॉर ह्यूमन बींग्स, विच इज़ लाइक कि हमें नहीं पता है कि लॉजिकली हमारे लिए क्या पॉसिबल है, बट ऊपर वाला जानता है. वेल, मूविंग ऑन. किसी भी इंसान को समझने के लिए उसका भूत और उसका भय समझना पड़ता है. मेरा भूत से मतलब है उसका पास्ट और उसका फियर्स. कोई इंसान इन 2 चीज़ों से बना है. हमारी ऑडियंस को आपको समझने के लिए आपकी जर्नी
को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपको कि सिंपल सा सवाल है कि आप मैजिक की तो बातें कर रहे हो, बट आपने मैजिक कहाँ से सीखा है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, वेयर इट ऑल स्टार्टेड? तो ऑडियंस, मेरा भूत जो है वो मैं अब आपको बताऊंगा। वेल, मेरा भूत बहुत ही अमेजिंग है। मैं अपने पैदा होने से पहले शुरू करता हूँ क्योंकि वो सब कुछ रेलेवेंट कर देगा। ठीक है। मैंने अपने काफ़ी सारे मेंटर्स जो मेरी ज़िंदगी में रहे हैं, एंड आई एम रियली लकी कि मेरे को एक नहीं बहुत सारे मेंटर्स मिले इस ज़िंदगी में। उन सब ने कहीं ना कहीं मेरे को ये रियलाइज़ करवाया है कि गुरु, एक मेंटर को ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। एक शिष्य को बहुत सालों लग जाते हैं एक अच्छा गुरु पाने में, बट मैं समझता हूँ कि शायद मेरे प्रारब्ध में, मेरे पास्ट, मेरे पुनर्जन्म में, अगर आप विश्वास करते हो तो, मतलब शायद कभी मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे किसी जन्म में, तो इस जन्म में मुझे मेरे पिता में ही मेरे गुरु मिल गए। Right from the day I born, I had my guru right next to me, but I realized it when I grew a little older. जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैजिक सीखना है, और मैजिक जो है वो मेरे चारों तरफ था क्योंकि हमारे फादर एक इल्यूजनिस्ट हैं, एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, क्रिएट, मेक, असेंबल, इंस्टॉल एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट होम। हमारे ऑफिस में उनको देखा हमने, और फिर वो शोज़ करने जाते थे, तो उनसे इंस्पायर हुआ और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। तो मेरा पास्ट बेसिकली कनेक्टेड है मेरे फादर से, जो कि मेरे से बहुत पहले आ चुके थे, तभी मैंने कहा कि मेरे से पहले से मेरा पास्ट कनेक्टेड है। और 1989 में ही गॉट मैरिड एंड 1990 आई वाज बॉर्न। मैं 2.5 साल का था तकरीबन, तब मम्मी ने मुझे बताया कि हमारे नेबरहुड में ही एक डैड का शो था, तो वो मुझे वहाँ लेके गई। मैं फर्स्ट रो पे बैठा था, ऑडियंस के बिल्कुल आगे जाके बैठ गया था। डैड परफॉर्म कर रहे थे और उनके परफॉर्मेंस के बीचों बीच म्यूज़िक चलते हुए मैं अपनी सीट से उठा, स्टेज के ऊपर गया, उनके बगल में जाके खड़ा हो गया। अब वो अपने एक्शंस कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ सामान है, वो प्रॉप्स है, और वो शो कर रहे हैं, और वो एक्शंस जैसे जैसे म्यूज़िक बदल रहा है, म्यूज़िक के साथ उनके हाथ चल रहे हैं, बीट्स चल रही हैं, और मैं बिना किसी सामान के एग्जैक्टली उसी बीट पर अपने हाथ चलाना शुरू कर देता हूँ। एंड पापा मुझे देखते तो है, मुझे नहीं पता उनके मन में उस समय पर क्या आया होगा, पर उन्होंने मुझे रोका नहीं, ना वापस भेजा। वो अपना परफॉर्मेंस करते रहे, मैं उनके जैसा एक्ट करता रहा। शो ख़त्म हो गया, हम घर आ गए, और घर आके मेरे पिताजी मेरे को यहाँ बिठाकर मेरे अपने आई लेवल पे लाके मेरे से पूछते हैं, बेटा मैजिक सीखेगा, अच्छा लगा तेरे को? एंड आई वाज लाइक, हाँ जी पापा, आई डोंट नो, मतलब दिस इज़ व्हाट माय मम्मी टेल्स मी, आई हैव नो आइडिया कि उस समय हुआ क्या था, बट मम्मा पापा ये बताते हैं कि ऐसा ही कुछ मैंने बोला था कि हाँ इंटरेस्ट दिखाया था, तो डैड ने मुझे कुछ कुछ सिखाना शुरू किया। मैंने अपने प्लेवे स्कूल में बेबी शोज़ में पार्टिसिपेट किया, मैंने अपने स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस करी, जो पहला स्कूल होता है, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। और मेरी जो मदर बताती हैं, फाइनली एक बहुत बड़ी मैजिक की कन्वेंशन हुई थी 1995 में उडुपी कर्नाटका में, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे म्यूजिशियंस एकत्रित हुए थे। और मुझे आज भी याद है, पापा और हमारी फैमिली वहाँ गई थी। मेरे को ये याद है जो ऑर्गेनाइज़र थे उस कन्वेंशन के, जादूगर शंकर, म्यूजिशियन शंकर, जो कि कर्नाटका उडुपी से हैं, उनका बेटा जूनियर शंकर ने मुझे गोद में उठाया हुआ है, और वो फ़ोटो आज भी मेरी मम्मी ने संभाल के रखी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मैंने स्टेज पर आधे घंटे का एक डैड के साथ मिलकर शो किया था, जिसमें मेरी एक सोलो परफॉर्मेंस भी थी, डैड साथ में खड़े हुए थे। और परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद मम्मी कहती है मैं बहुत रोई थी, क्योंकि पूरे के पूरे हॉल ने खड़े होके मेरे लिए तालियां बजाई थी, और म्यूजिशियन शंकर और जूनियर शंकर ने मुझे एक अवार्ड से नवाजा था, एंड दे गेव मी द टाइटल ऑफ यंगेस्ट वंडर ऑफ इंडिया। एंड आई फील रियली लकी कि डैड ने मुझे इस तरीके से तैयार करवाया और उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए रेडी किया और मेरे को परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरे भूत में मेरे फादर जैसे पर्सनालिटी थे जो कि मेरे गुरु बने, और आई वॉज एबल टू टेस्ट द फील ऑफ performing as a magician in front of hundreds of people, standing up, applauding for someone right after 3 years of my inception itself. मतलब एक सेल जो अभी 3 साल पुराना है वो सेल को 3 साल के अंदर ही धरती पर आकर इतना सब कुछ देखने को मिल गया, टाइटल मिल गया।
3 साल में, मतलब हाँ, मतलब आइडली 3 साल के अंदर 3.5 हाँ तब 1994-1995 में मैं तकरीबन 4.5-5 साल का था. मतलब ये काफ़ी अनयूजुअल है भाई, 3-3.5 साल का एक बच्चा जिसको मैजिक सीखने को भी मिल गया, कला भी मिल गई, गुरु भी मिल गया, और उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म भी मिल गया. एंड प्लेटफॉर्म मिला तो मिला, एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं, जहाँ पे इतने सारे म्यूजिशियंस हैं और आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हो. इतना बड़ा एक्सपोजर 3.5 साल की उम्र में. वी आर एक्चुअली वेरी लकी. मुझे जब मैं एक कहानी रिपीट में सुनती हूँ मुझे इस बात का एहसास होता है. बट मुझे भी आप ही से सुनने को मिलती है कहानी, क्योंकि तब तक शर्मा पैदा नहीं हुई थी. हाँ, मतलब आपकी इंसेप्शन तब तक नहीं हुई थी. तो बट आई जस्ट लाइक टू एक्नॉलेज, आई लाइक टू थैंक माई डैड, माई फादर, माई गुरु illusionist Rajkumar, and my mother for creating and putting together such a boy at such a tender age. उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनसे भी पहले मेरे दादा दादी का, क्योंकि उन्होंने मेरे मम्मी पापा को एक साथ लाए. पूरे लीनिएज को थैंक यू करते. क्या चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, मतलब आई वाज जस्ट गोइंग समवेयर एल्स, बट मैंने कहा पहले यहाँ पर एक्नॉलेज करता हूँ. एंड देन आई आल्सो वांट टू एक्नॉलेज म्यूजिशियन शंकर एंड जूनियर शंकर फ्रॉम उडुपी, who actually gave this wonderful opportunity to my father, who further extended that opportunity to me. And उनकी convention, गिली गिली convention में हम शामिल हुए, and I'm really happy and grateful. We still have those pictures. Yes. And I feel really closely connected to them, though we haven't spoken for a long time. But whenever we get to see their pictures online, तो I go back to that nostalgia. हालांकि मुझे सही में मुझे कुछ याद नहीं है, but इन memories के through जो हमारे parents ने हमें बताई है, we feel connected to our past and to a lot of people, those who have made us what we are today. And you know, So, luckily yeah. he's the one who watches our content, and he's the one who always comment down, and I'm really 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 grateful जब भी उनका comment मुझे अपनी वीडियो के नीचे मिलता है. I'm like validated. Oh, इन्होंने देख लिया है. Super happy. So I really hope Mr. Shankar, you are watching this one, and we owe this to you. Absolutely. Yeah. Absolutely. Moving on, bhai, from that era of a boy performing on that show, 3-year-old, to now somebody who's an established musician in the country and abroad. ये जर्नी कैसी रही? एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट में इतने सारे आने वाले हैं कि मेंटलिज्म क्या होता है, प्लीज. हाँ, मेंटलिज्म. ओके. एंड आई रियली वुड वांट यू टू आंसर इट इन द मोस्ट बेसिक वे. ठीक है, देसी भाषा में अगर किसी को समझना है मेंटलिज्म क्या होता है, एंड योर जर्नी फ्रॉम दैट टू दिस, प्लीज. Okay, so I'll start from the very basic level. सीधा जवाब नहीं देता, पर घूम फिर के भी नहीं दूंगा, इस तरीके से कि आपको exactly clarity मिले. So to be really honest once again, अब मुझे नहीं पता कि कितने मेंटलिस्ट या परफॉर्मर्स ये बहुत ही स्पष्टता से और इतनी ऑनेस्टी से डिक्लेयर करेंगे, बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल इन माई ट्रेड, दे दीज डेज रेफर टू इट इन द वेरी मोस्ट प्योरेस्ट एंड लॉजिकल फॉर्म रादर देन portraying something supernatural. Let me portray it in my way. Just like a doctor who becomes finally a oncologist or a eye surgeon or a pediatrician, बच्चों का डॉक्टर, या gynecologist, ladies deliveries और maternity doctor, या फिर कोई भी एक स्पेशलिस्ट या XYZ जो भी बनता है, इन सब के लिए ये सारी स्पेशलाइजेशंस हैं. These are specialist. इन स्पेशलिस्ट के बनने से भी पहले वो सब ही एक MBBS की डिग्री लेते हैं पहले. माने डॉक्टर बनने के लिए दे ऑल डू MBBS, which is the basic foundation for all these specialization, and first you do these and then you get into MD to specialize in different sub branches of MBBS, that is becoming a doctor. Similarly, I don't know how many mentalists will declare it, but I will declare it for everyone out there. ये एक तरीके से आई एम ऑल्सो गिविंग यू द इनसाइट नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री जो कि हर मेंटलिस्ट देना नहीं चाहता, बट फिर भी मैं आपको देता हूँ. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू दैट द बेस फाउंडेशन फॉर एनीबडी हू सेज दैट ही इज़ एन इल्यूजनिस्ट, वेदर ही इज़ अ मेंटलिस्ट, वेदर ही इज़ अ एस्केप आर्टिस्ट, वेदर ही इज़ अ card magician, or whether he is a conjurer, whether he is a manipulator. Like, there are different kind of sub branches in magic. I'm falling short of branches right now. All these
all these different branches are derived out of the base foundation that is magic. So we all study the basic foundation principles of magic first. मेरे को काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें माइंड रीडिंग सीखनी है, हमें मेंटलिज्म सीखना है. अब मैं उनको ये कैसे समझाऊं कि आपको कुछ भी सीखना है हमारी दुनिया में, आपको पहले MBBS करनी पड़ेगी, सीधा ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बन सकते. तो आपको पहले बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैजिक जानने पड़ेंगे. नहीं सर, हमें मैजिक नहीं, हमें माइंड रीडिंग सिखाइए. क्योंकि ऑडियंस के दिमाग में माइंड रीडिंग को लेकर टोटली डिफरेंट परसेप्शन है. और वो सही भी है क्योंकि हम लोग एंटरटेनर हैं. वी एंटरटेन यू, वी आर नॉट टीचिंग यू, वी आर नॉट टीचर्स कि हम आपको समझाएं कि इसमें ऐसे डिफरेंस है. फॉर एन एंटरटेनर, फॉर अ परफॉर्मर, इट इज़ very much valid to create that kind of a perception and aura for its audience, for his or her audience, जिससे कि वो आपको आपकी डेजिग्नेशन का दर्जा दें. अगर आप एक ऑर्थो हो तो जब तक आप घुटने के बारे में, स्पाइन के बारे में, बोन्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानोगे और उसी के बारे में बात नहीं करोगे, तब तक जो आपसे चेकअप करवाने आया है वो कैसे समझेगा. क्योंकि आप तो बात कर रहे हो दिल की, आप तो बात कर रहे हो जुकाम की, आप तो बात कर रहे हो आँखों की क्षमता की, जबकि आप हो तो घुटने के डॉक्टर. तो आपको बातें वैसी ही करनी पड़ेंगी. तो एक मेंटलिस्ट मैजिक की या एस्केप आर्टिस्ट की या कार्ड्स की बातें नहीं करता, वो माइंड की ही बातें करता है. और उससे एक परसेप्शन क्रिएट होती है कि माइंड रीडिंग इज टोटली दिस गेम. बट अगर मैं उसकी फाउंडेशन को डिग करूँगा, उसकी बेस पर जाऊँगा, तो मैजिक की दुनिया की काफ़ी सारी टेक्निक्स हम लोग मैनिपुलेटर्स भी यूज़ करते हैं, जो स्टेज मैनिपुलेशन करते हैं, जो स्टेज मैनिपुलेशन एक्ट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक मैजिशियन है वो अम्ब्रेला, बहुत सारी अम्ब्रेलाज प्रोड्यूस करता है स्टेज पर आके. एक मैजिशियन है जो बहुत सारी CDs निकालता है. एक मैजिशियन है जो बहुत सारे कार्ड्स निकालता है. तो दीज आर मैनिपुलेशन एक्ट. यू टेक एन ऑब्जेक्ट एंड यू मैनिपुलेट दैट ऑब्जेक्ट ऑन स्टेज फॉर ऑडियंस कि यार ये कैसे आ रहे हैं इतने सारे. एक परफॉर्मर है जो कि लड़की को उड़ा रहा है, जो कि काट भी रहा है, जोड़ भी रहा है, गायब भी हो रहा है. कहीं ना कहीं वो जो ग्रैंड लेवल पे दिखाया गया है वो पहले एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे, बैक एंड पे मैजिक के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके क्रिएट करा गया है. सो दीज आर ऑल्सो मैजिक प्रिंसिपल्स. एंड अगर कोई मेंटलिस्ट है, आई एम रिवीलिंग द सीक्रेट राइट नाउ, बट they also, a person like me also uses a lot of techniques of magic as the foundation. तो वो कहते हैं कि अगर आपको एक बड़ी और लंबी इमारत बनानी है तो उसके नींव में इतना सॉलिड बेस फाउंडेशन डालना पड़ेगा कि वो लंबी बन पाए. तो अगर किसी को आई सर्जन बनना है या फिर गायनेकोलॉजिस्ट बनना है और वो MBBS करे ही ना, तो सोचो वो क्या डॉक्टर बनेगा. तो उसकी बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. वो 4, 4.5, 5 साल जो बिताते हैं इन MBBS, वो बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं. हर चीज़ के बारे में आपको बताते हैं, आपको पूरी बॉडी की एनाटॉमी पता होती है. उसके बाद आप स्पेशलाइज करते हो, सेलेक्ट करते हो उसी के दौरान. सिमिलरली आप मैजिक की एनाटॉमी, मैजिक का बेसिक फाउंडेशन पढ़ते हो और उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्या बैठता है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो जब आप मैजिक सीखते हो. उसके बाद आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप डाइवर्ट होते हो. और अगर आपका शुरू से ही कोई इंटरेस्ट है तो भी हाईली रिकमेंडेड ये है कि देन स्टडी मैजिक, रीड बुक्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल मैजिशियंस, वो कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं. उसके बाद आप इसको कर सकते हैं. और अगर किसी को हॉबी सीखनी है तो इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है. यूट्यूब पर जाओ, टाइप करो मैजिक ट्रिक्स, हज़ारों वीडियो आएंगे, आराम से देखो यार, चिल मारो. सो दैट्स व्हाट इट इज़. या वंडरफुल. जैसे आपने बातों बातों में सारे डिटेल्स भी दे दी. देयर आर टाइप्स ऑफ म्यूजिशियंस एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मर्स, ब्रांचेस ऑफ मैजिक बेसिकली आपने बता दिया हमको. बट जब आपने स्टार्ट किया, दैन हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ एंड हाउ हैव यू रीच्ड मेंटलिज्म? तो 2.5-3 साल वाली जर्नी तो मैंने बता दी है. पर उसके बाद क्या हुआ था, जब मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ तो आई स्टार्टेड टेकिंग मैजिक फॉर ग्रांटेड. आई एक्चुअली डिडंट took magic so seriously at that point of time. पर स्कूल में मैं बहुत नोटोरियस बन चुका था. I was like, मैं दोस्तों के साथ पंगे लेना और लड़ाई करना, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह लाइफ लीड करना. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अराउंड 4th 5th में आके ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ना तो कोई टीचर अटेंशन देती है, ना भाव देती है, ना मेरे नए दोस्त बन पाते हैं, वो मेरे साथ बैठना नहीं चाहते, और अपनी स्कूल बस में भी लड़ाई करता था. इन नटशेल मैं हर एक उस एवरेज स्टूडेंट की तरह था जो शायद अटेंशन तो पाना चाहता है पर उसके पास कोई तरीका ही नहीं है अटेंशन पाने का. वो दोस्त बनाना तो चाहता है पर दोस्त बनते ही नहीं है. टीचर से अपनी अप्रिसिएशन तो सुनना चाहता है पर ना तो पढ़ाई में अच्छा है, ना इंग्लिश अच्छा बोलता है, ना कुछ ऐसा है कि वो टीचर अप्रिशिएट करे.
तो किसी ना किसी तरीके से अटेंशन कैसे पाऊँ, लड़ाई कर लेता हूँ. मतलब एक वही एवरेज स्टूडेंट साइकोलॉजी मेंटालिटी. टिल वन फाइन डे व्हेन आई फिगर्ड आउट, व्हेन आई सॉ अगेन, मैंने पापा को प्रैक्टिस करते हुए देखा, कुछ परफॉर्मेंस करते हुए घर पे. तो मैंने पापा से वैसे ही कहा, मैं कहा पापा आपने मुझे मैजिक फिर सिखाया नहीं, मुझे और सीखना है मैजिक. तो मेरे फादर ने मुझे रिप्लाई किया ये बोलते हुए कि बेटा मैं एक म्यूजिशियन हूँ, घर में मैजिक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये कला इतनी आसानी से मैं सिखा दूँगा. अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम मेरे को बताओगे, मेरे से पूछोगे, मेरे से आके बार बार ये चीज़ समझना चाहोगे, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तभी तुम्हें सिखाऊंगा. मतलब वो वाली कहानी हो गई ऋतिक रोशन वाली कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. तो उनकी माइंडसेट भी यही थी कि ठीक है मैं कलाकार हूँ, मेरे पास एक कला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको दे दूँ. मैं छोटा था, मैं बचपन में था, उनको अच्छा लगा कि उनका बच्चा भी छोटा है और वो सिखा दें, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सिखा दिया. मैंने भी सीख लिया क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था. पर जैसे जैसे मैं थोड़ा मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, तो शायद मेरा वो लिंक छूट गया. हैविंग सेड दैट, मैंने पापा को उस दिन ये बोला कि नहीं पापा मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ. तो उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे एक सिक्का गायब करना सिखाया पहली बारी. हालांकि मेरा पहला ट्रिक था वो खाली गमले में कैसे फूल लेकर आते हैं. इट वॉज अ फ्लावर एंड वाश ट्रिक. बट मैं जब थोड़ा मैच्योर हो गया तो इट वॉज लाइक हाउ टू वैनिश अ कॉइन. बेसिकली वो कैंडी थी, फिर कैंडी को कॉइन में कन्वर्ट किया. तो कॉइन उन्होंने एक मूव सिखाया मुझे कि कैसे वैनिश करते हैं. एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट एट होम, प्रैक्टिसिंग फॉर अबाउट 2-3 days. और फिर मेरे ख्याल से उसके बाद जब मैं स्कूल गया, छुट्टी थी बीच में, स्कूल गया, तो स्कूल के दौरान मेरी रिसेस में मैंने वो शायद करते करते वैसे ही आदत बन जाती है ना आपकी, हाथ चलते रहते हैं वैसे ही. तो मेरे हाथ चल रहे थे और अचानक मेरे दोस्त ने देख लिया कि यार ये क्या किया तूने, एक मिनट वापस करके दिखा. और गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मैजिक मैंने एक बारी वापस कर दिया. और वो फिर पागल हो गया, कह रहे ये कैसे हुआ. और उसके बाद वो मेरा दोस्त पूरी क्लास में गा दिया कि तुषार तो मैजिक करता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मुझे सिर्फ एक ही ट्रिक आती है और यही आती है. मतलब उस समय पे इंस्टेंटली दिखाने के लिए तुषार तो मैजिक करता है, तुषार तो मैजिक करता है. रिसेस ख़त्म हुई, क्लासेस शुरू हुई, स्कूल ख़त्म हो गया, हम चले गए. अगले दिन उन्होंने वही, मुझे पता था कि सारे मिलके मेरे से पूछेंगे तू मैजिक दिखा, तुझे मैजिक दिखा. अब मैं पापा के पीछे सीरियसली पड़ गया कि नहीं पापा मुझे और सिखाओ, मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर कोई कह देगा कुछ और दिखाओ तो मैं क्या दिखाऊंगा. तो पापा ने कहा नहीं, जब तक ये परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं नहीं सिखाऊंगा. समहाउ मैंने लग के उसको प्रैक्टिस किया, पापा को दिखाया, पापा को अच्छा लगा, पापा ने मुझे 1-2 चीज़ें और सिखाई. करते 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 मेरे पास 2-3-4-5 चीज़ें हो गई दिखाने के लिए. यू वोंट बिलीव, जो इंसान लड़ाई कर रहा है, जो इंसान बस में अपने स्टैंड से उतरने से पहले एक स्टैंड पहले किसी के बैग में, जब वो बच्चे खड़े हो जाते हैं ना अपने स्टैंड आने से पहले ही, तो मोस्ट आइकॉनिक स्टोरी, इसको अलग से बताना चाहिए. मेरे स्टैंड से एक स्टैंड पहले बस में मेरा एक दोस्त था जिससे मेरी लड़ाई होती थी. तो वो अपने स्टैंड आने से पहले खड़ा हो जाता था, सब लाइन लगा लेते थे बस में, बड़ी बस होती थी. और मैंने क्या किया, उसका बैग पीछे से खोला, धक्का मुक्की हो रही होती थी, उसको पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है. तो मैंने उसका बैग खोला, उसके बैग में हाथ डाला और जितनी भी किताबें मेरे हाथ में आई वो बाहर निकाली और विंडो से बाहर फेंक दी कि ये मुझे परेशान करता है, अब ये परेशान होगा. इतना ही नहीं, फिर मैंने दूसरा हाथ डाला, मेरे हाथ में उसका टिफिन आया, लंच बॉक्स आया, मैंने वो भी बाहर फेंक दिया. तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इतना टाइप का बुली था ये. एग्जैक्टली. और फिर मुझे याद है कि उसको समझ में तो आ गया था कि उसका बैग हल्का हो गया, क्योंकि इतनी सारी किताबें बाहर फेंक चुका हूँ. और कितना 1-2 किलोमीटर उसके स्टैंड से पहले, मतलब 500 मीटर 1 किलोमीटर पहले ही, क्योंकि बच्चे खड़े हो जाते हैं, हाँ घर आने वाला है. तो उसने अपनी मम्मी को उतरते ही बता दिया. उसकी मम्मी लेने आई हुई थी, उसकी मम्मी बस में चढ़ती हैं, मेरी तरफ देखती हैं, मुझे लगा अभी थप्पड़ आएगा. वो मेरा ऐसे ID कार्ड करती हैं, नाम पढ़ती हैं, पीछे नंबर देखती हैं पापा का. मैं कहा अब तो तेरी बहन बची बेटा. एड्रेस देख लिया, सब कुछ हो गया, अब निकल गई, फोटो खींच के चली गई. मैं उतरता हूँ तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कभी भी मेरे स्टैंड पे पापा नहीं खड़े होते मुझे लेने के लिए. पर आज पहली बारी जिंदगी में पापा वहाँ खड़े होते हैं. आई हैव डिविएटेड लिटिल फ्रॉम द टॉपिक, बट पापा वहाँ खड़े होते हैं. और मैं देख रहा होता हूँ बेटा आज तो 76 पड़े. तो उतरते हैं और फुल गुस्से से मुझे देख रहे हैं और मुझे बोलते हैं अप्पू घर के लिए हमने तेरी टिकट करवाई थी, तेरी टिकट कैंसिल. और उसके अप्पू घर के ना जाने से मुझे इतना गम नहीं होता जितनी खुशी मुझे होती है कि मैं नहीं पिटूंगा आज, क्योंकि सिर्फ अप्पू घर की टिकट कैंसिल हुई है. लाइक
अच्छा बस ठीक है फिर कोई बात नहीं क्योंकि डर था बहुत। तो ये मतलब उस तरीके के बैकग्राउंड से जो बच्चा आ रहा है, अचानक ही उसे सब अप्रिशिएट करने लग जाए और उसका दोस्त बनने लग जाए, उससे पूछने लग जाए, और अचानक ही मेरी क्लास टीचर मेरे में इंटरेस्ट दिखाए, तो आप ना सडनली अपना अवतार बदल लेते, वो कमोनिका से आप बन जाते हो एकदम तुलसी कि नहीं अब तो सब अच्छा है सब, तो मैं एकदम कैरेक्टर चेंज हो गया मेरा। और वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप किसी अच्छी चीज़ के लिए जाने जाओ और लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो आप अंदर से ही फील करते हो भैया आप क्यों, मैं क्यों उल्टी चीज़ें करूं या फिर अफलातून बनूं, जबकि मेरे को अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है या अटेंशन मिल रही है। अप्रिसिएशन तो खैर वहाँ पे नहीं मिलती थी बट यहाँ मिल रही थी, बट अटेंशन मिल रही है एंड यू आर एबल टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड अपलॉडिंग फॉर यू। तो मैंने इमीडिएटली अपना कैरेक्टर बदला और धीरे 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे मैजिक को और इन डेप्थ पापा से सीखना है, एंड दैट्स व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड ड्यूरिंग स्कूल डेज। और उसके बाद से आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि मेरी स्कूल टीचर्स मेरे को बहुत प्यार करने लग गई, मेरी प्रिंसिपल मुझे पहचानने लग गई, मुझे हर असेंबली में हर एनुअल फंक्शन पे मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता था। एंड देन उस मैजिक की वजह से मैंने और भी टैलेंट एक्सप्लोर करना शुरू करे। मतलब इट वाज अ क्रेजी जर्नी। आई डिड एक्टिंग, आई डिड सिंगिंग, आई डिड डांसिंग, मैंने थिएटर वर्कशॉप्स भी करी। मैजिक ने मुझे पहले वो प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से मुझे ये दिखा कि सामने बैठकर जब जनता आपके लिए तालियां बजाती है तो एक्चुअली में कैसा लगता है। क्योंकि वो 2.5 साल की उम्र 3 साल की उम्र में शायद मुझे वो चीज़ याद नहीं थी, बट वो एक्सपीरियंस जब मुझे 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में मिला तो वो मेरे दिलो दिमाग पर, सबकॉन्शियस पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गया, जिसकी वजह से मुझे प्रेजेंटिंग आई, जिसकी वजह से मुझे बोलना आया। 4 लोगों के सामने खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है मैंने कहीं से सीखा नहीं, कोई वर्कशॉप नहीं करी। मेरे फादर को देख देख के, इमिटेट करके, उनकी लर्निंग से, उनके एजुकेशन से, उनके एक्सपीरियंस से जो भी मैंने नेचुरली अडॉप्ट किया वो मैं जाकर करता था। और इस कला की वजह से और कलाओं को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। मैं अपने प्रीवियस स्कूल में कॉन्गो बजाया करता था, तो एक म्यूज़िकल सेंस होना ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जीन्स में से आई है, क्योंकि पापा भी ड्रम बजाया करते थे, मैं भी ड्रम बजाया करता था अपने यंग डेज में। तो ऑल ऑफ दिस समहाउ ट्रांसलेटेड इनटू अ वेरी एस्पायरिंग एंड अ वेरी, आई वुड से, ग्लोरियस करियर फॉर मी। मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये मेरे लिए कहीं बहुत सारे रास्ते खोल देगा। स्कूल डेज़ की जर्नी ऐसी रहती है, और स्कूल डेज़ के अंदर ही जब पापा परफॉर्म करने जाते हैं तो एक दिन वन फाइन डे मुझे पापा कहते हैं कि तुषार, मेरे क्लाइंट ने कहा है कि एक जगलर चाहिए उन्हें, और हम ढूंढ रहे हैं पर हमें मिल नहीं रहा है जगलर। तो और मुझे याद है कि मेरे पापा ने वो यूरोप शोज़ करने गए थे, वहाँ से वो डेवी स्टिक्स जो ऐसे हवा में नाचती हैं और कुछ जगलिंग का मटेरियल ला के दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा था और मुझे करके दिखाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी हाथ पाँव हिलाता था। तो यार तू जगलिंग कर देगा? तो मैंने कहा पापा ऐसे कैसे, मतलब प्रोफेशनली मेरे को नहीं आता। मतलब कह रहा अरे नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, कोई जगलर मिल ही नहीं रहा है, मैं उन्हें बोल दूंगा कि मेरे पास एक जगलर है और ही इज़ नॉट प्रोफेशनल बट ही विल समहाउ डू इट, सो डोंट वरी, हो जाएगा। और मैं कहा वो करूँगा किससे? नहीं वो सामान है ना। मैं कहा वो सामान से इतनी प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं, बॉल्स ले ले, थोड़ा बहुत सामान ले ले, डेवी स्टिक्स ले लिया, और बॉल्स के साथ जितना भी मुझे आता था, आई नाउ एंटर अ कार्निवल काइंड ऑफ अ पार्टी वेयर पापा इज़ परफॉर्मिंग मैजिक एंड आई एम डूइंग जगलिंग। और तकरीबन 2 घंटे पार्टी में मैंने जगल किया, और मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और कुछ अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से शो हुआ। और बाद में मेरे को पापा ने मेरी मेहनत की पेमेंट भी दी और मेरी पेमेंट मिली भी, और आई वाज लाइक वाओ, इज़ इट डिड आई जस्ट डू समथिंग दैट फॉर विच आई डिज़र्व मनी? एंड मैंने उस दिन पापा को लाइव मैच्योर फॉर्म में, मतलब इन एट सच एन एज वेयर इन आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं और कैसा दिख रहा है, एक प्रोफेशनल पार्टी में परफॉर्म करते हुए देखा था। एंड मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि मैं पापा को बोलूँगा मुझे और ऐसे शोज़ दो, बट नॉट जगलिंग जो आप कर रहे थे वो। तो वहाँ से मेरी पार्ट टाइम शोज़ करने की जर्नी शुरू हुई। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरा स्टार्टिंग का पहला शो था वो 1500 रुपये वाला, जिसमें मैंने बर्थडे पार्टी में शो किया था। और पापा ने हमेशा से बोला है कि आप जो भी करो तुषार,
क्लाइंट को अगर हम क्लाइंट से 1500 रुपये ले रहे हैं तो उसको 15,000 की वर्थ मिलनी चाहिए, तो उसे मज़ा आएगा। तो उस पार्टी में मैं जाता हूँ और मुझे पता है कि मैं एज अ मैजिशियन बुकड हूँ, बट वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बच्चे आ गए हैं, लोग आ गए हैं, और तकरीबन 70-80 लोगों की पार्टी है। और मुझे स्कूल ने एक्सपोजर दे दे के इतना बना दिया था कि अब मैं प्रेजेंटर भी हूँ, तो मुझे माइक उठाकर बोलना आता है। तो मैंने वैसे ही क्लाइंट से पूछा, मैं कहा सर आपके बच्चे आ गए हैं, अभी शो आपने शुरू नहीं करवाना, कि आप कह रहे हैं कि कुछ और लोग आएंगे, सो शुड आई ऑर्गेनाइज सम गेम्स फॉर देम, या मैं इनको कुछ फ़न करवा दूँ, डांस करवा दूँ? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट को उस समय पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मैं माइक उठाता हूँ, अनाउंसमेंट करता हूँ और सबका वेलकम करता हूँ। आई स्टार्टेड एक्टिंग एज एन एंकर एंड देन आई ऑर्गेनाइज सम गेम्स फॉर किड्स एंड मदर्स एंड पेरेंट्स एंड एवरीबडी। क्लाइंट इतना खुश होता है, उसको एक्सपेक्ट ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसने तो मैजिशियन बुक किया था मैजिक शो के लिए, और वो अब गेम्स भी करवा रहा है, एंकरिंग भी कर रहा है, होस्ट भी कर रहा है, डांस भी करवा रहा है, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। और सिंगिंग का शुरू से कीड़ा था, तो मेरे पास 2-3 ट्रैक्स रहते थे, मैंने सिंगिंग भी कर दी। और उसके बाद आती है बारी मैजिक शो की, और उसके बाद जब मैं मैजिक शो करता हूँ, इट वॉज द आइसिंग ऑन द केक बिकॉज दैट इज़ माई फोर्टे। एंड क्लाइंट वॉज सो हैप्पी। मुझे एक्सपेक्टेड था शायद वो मुझे 1500 से 3000 रुपये दे देगा या 2000 रुपये, बट उसने 1500 रुपये दिए, बट ही वॉज वेरी हैप्पी। बट आई वॉज सो हैप्पी। वो 1500 रुपये जाके मैंने अपने पापा को दिए, मम्मी को दिए, और दे वर रियली हैप्पी। और मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मैं वो कमाऊ पूत बन गया हूँ। और बड़ी ही यंग एज में मैंने एक एंटर कर दिया था उस जोन में, उस लीग में जिसमें बच्चे कमाना शुरू करते हैं। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। एंड फ्रॉम देयर नो लुकिंग बैक। और हमेशा से ही पापा के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से हमेशा से ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की जर्नी रही है। वो 1500 रुपये कब 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 में बदले, वो कब 10, 15, 25,000 में बदले, ये जर्नी लिटरली, मतलब मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फाइट मारनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक प्रिंसिपल पापा का, कि 1 फॉर ऑल, ऑल फॉर 1, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल है ये। और दूसरा प्रिंसिपल, इफ़ यू आर चार्जिंग 10 रुपीज़ फ्रॉम योर क्लाइंट, डिलीवर 100 रुपीज़ ऑफ वैल्यू टू हिम, you will 100% get a NOR show. What I mean by NOR is next opportunity ready show. Wow. वहीं के वहीं आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रेडी मिलती है, एंड पीपल आर रेडी टू बुक यू देयर एंड देन। आपसे नंबर लेते हैं, आपको डेट बोलते हैं, आपको पैसे तक दे देते हैं कि ये आप ना कुछ पैसे रख लो। बिलीव मी, काफ़ी सारे आर्टिस्ट बाहर जाते हैं, वो सोचते हैं नहीं मैंने तो 5,000 रुपये लिए हैं, नहीं मैंने तो इतने लिए हैं, मैंने ये कमिट किया, मैं यही करूँगा। अगर उनका क्लाइंट उनसे कह देता है कि आप थोड़ी देर फालतू या 2 स्लॉट में या ऐसे या वैसे या कुछ ऐसा भी कर सकते हो, तो वो डिनाई कर देते हैं। मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट से डील किया है। काफ़ी सारे डांसर्स होते हैं जो सिर्फ स्टेज पर काम करते हैं, बट ऑफ स्टेज अगर उनको कहने की आकर कुछ ऑडियंस इंट्रैक्शन करते हैं तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्टेज पे ही। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट के माइंड में एक दायरा बन जाता है। जब भी वो उस दायरे से बाहर निकलेंगे ना, तभी उनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। जब भी वो क्लाइंट के हित के लिए सोचेंगे, तो आई थिंक ये जो प्रिंसिपल था पापा का, वो हमेशा मेरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जुड़ता रहा। और 1 फॉर ऑल फॉर 1 उनका तरीका था कि धीरे 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 उन्होंने मेरे साथ साथ और भी स्टूडेंट्स जो कि मैजिक एस्पायरेंट्स थे ट्रेन किए। और वो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे प्रोफेशनली भी सीखते थे, और काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल हैसियत से नहीं आते थे, पर्सनल फैमिली हैसियत से आते थे, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे फ़ीस देना। तो पापा सुपात्र या कुपात्र देखकर कि वो बंदा सही है या नहीं है, ये देखकर उनकी फैमिली से मिलकर उनको एज शिष्य अडॉप्ट कर लेते थे इन गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें कोई प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होती थी, बट स्पिरिचुअल ट्रांजैक्शंस होती थी। इस फिलॉसफी को लेते हुए कब ये एक्सपोनेंशियली राइज हुई, कब पहले मैं सिर्फ दिल्ली में शोज़ करा करता था और सिर्फ बर्थडे पार्टी रिलेटेड शोज़ करा करता था। स्लोली एंड स्टडीली मेरा इंटरेस्ट मैजिक को इतना एक्सप्लोर करने के बाद क्लोजअप स्ट्रीट मैजिक में बहुत बड़ा, एंड आई बिकेम मास्टर एट कार्ड्स, क्लोजअप, स्ट्रीट मैजिक। एंड वो धीरे धीरे ट्रांसलेट हुआ बर्थडे पार्टीज से प्राइवेट पार्टीज़ में, डिफरेंट तरीके की फैमिली गैदरिंग्स में, और उसके बाद वेडिंग्स। और वो वेडिंग्स में जब ट्रांसलेट हुआ तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में ट्रांसलेट हुआ। और ये मैं बात कर रहा हूँ अपने कॉलेज डेज़ की, जब 2007-8 के अंदर मैं प्राइवेट पार्टीज़ और वेडिंग्स को कवर करता था।
और उसके बाद स्लोली स्टेडली वो 1-2 साल जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत ज़्यादा करता हूँ. और अब जो शख्स पूरे महीने पार्ट टाइम दिल्ली के विदिन दिल्ली NCR में शोज़ करा करता था, अब उसके दिल्ली में शोज़ होते ही नहीं है. अब वो शोज़ ही सिर्फ अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं. मैं फ़्लाइट पर के बाहर जा रहा हूँ और मुझे आज भी ध्यान है मेरा पहला थाईलैंड का चियांग माई का एक शो था, जो कि चियांग माई इज़ वन हिल स्टेशन इन थाईलैंड, and I went there for about 2 days, performed about 2 to 3 shows in different kind of wedding setup. और वो मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग्स करनी शुरू करी इंटरनेशनली, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. एंड इसी दौरान डैड ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जिसमें हम टेलीविज़न एपिसोड्स भी करे. आई स्टिल रिमेंबर पोगो पे एक टिपिकल मैजिशियन लॉन्ग हैट बन के हम लोग, एक वो कार्टून एपिसोड था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट उसके लिए मैंने एक्टिंग करी. एंड आज तक पे वी डिलीवर्ड अ स्ट्रीट मैजिक शो विद respected Shweta Singh, who's a national television reporter and a very famous figure. तो वो जर्नी इतनी अमेजिंग है, रोलर कोस्टर है, उसके अंदर काफ़ी अप डाउन है. और वो दिन आता है जब 4 साल बाद मेरे पास 2 अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं, एक जिंदल स्टील रायगढ़ प्लांट का. आपने बताया नहीं 4 साल बाद. इट्स लाइक you've done engineering, you are the engineer in the house. So I am a qualified engineer. मेरे पास डिग्री है. 2-3 बैक्स आई थी स्कूल कॉलेज में, बट वो मैंने पार कर दी थी. ठीक है, अभी मतलब ऑन रिकॉर्ड 2-3 ही रखते हैं ना. तो वो 3rd ईयर में आई थी, 4th ईयर में मुझे याद नहीं, बट 3rd ईयर में आई थी. तो लग के उन्हें पास कर लिया था और जैसे तैसे इंजीनियरिंग कर ली थी. बट इंजीनियरिंग के पहले साल में बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि सीनियर्स को देखकर मन करा था, बट पहले साल के एंड में पता लग गया था ये दिस इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक. बट देन क्योंकि थे वो भेड़ के पीछे चल गए थे तो करनी थी पूरी, करी. और 4थे साल के एंड में 2 अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गए. एक जिंदल स्टील से रायगढ़ प्लांट में जुड़ने का मौका मिला और एक पुणे की कोई कंपनी थी. मैंने फादर को बोला, पापा ये 2 प्लेसमेंट लेटर्स हैं, कह रहे ज्वाइन कर लो, अच्छा है कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा. तो मैंने कहा नहीं, मैं पार्ट टाइम जाता हूँ, सैटरडे संडे आपके थ्रू शोज़ करता हूँ, 8-10 हज़ार रुपये पर शो आप मेरे को फ़िलहाल दे रहे हो और मेरे शोज़ के मिलते हैं, तो मैं तकरीबन 80,000 लाख रुपये महीना तो आपसे ही कमा लेता हूँ. दिस वॉज बैक इन द डेज़ ऑफ कॉलेज. और आप मुझे कह रहे हो कि मैं 3 लाख रुपये 3.25 लाख रुपये साल का पैकेज ज्वाइन कर लूँ. ये तो था मॉनेटरी एंगल. पर पापा अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे, वो कह रहे थे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो मिलेगा उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई तुलना नहीं है. तो पैसे से मत तोल, ये तोल कि तेरे को जाके सीखने का मौका मिलेगा, काफ़ी सारे लोगों के उठने बैठने का एक अलग एटिकेट सीखने का मौका मिलेगा, एक अलग एक्सपोजर होगा. फिर मैंने कहा मैं एक दूसरी शहर में जाकर सुबह 9 से शाम 6-7-8 बजे तक वहाँ रहूँ, वहीं खाऊँ, वहीं पीऊँ, अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड रहूँ. वर्सेस मेरे पास चॉइस है कि मैं ऐसा कुछ अपने लिए भी कर सकता हूँ, कुछ डेवलप, कोई बिज़नेस आपके साथ मिलकर, और साथ साथ पार्ट टाइम शोज़ भी कर सकता हूँ. तो मुझे कहीं ना कहीं ये कॉलिंग जो थी पैशन के लिए बहुत ज़्यादा थी, और डैड का सपोर्ट ही था शुरू से, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा था. तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि मुझे नहीं ज्वाइन करना है, एंड आई हैव टू स्टार्ट डूइंग मैजिक फुल टाइम. और वो कहते हैं कि जब आप कायनात से कुछ मांगते हो तो वो पूरी कोशिश, पूरी जान लगा देती है आपको कुछ ना कुछ देने के लिए, आपको वो सक्सेस दिलाने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो. तो हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र आया. आई बिकेम द चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर ऑफ मैकडॉनल्ड्स, एंड दैट वाज अ बिगिनिंग ऑफ अ वेरी अमेजिंग जर्नी. And as the chief happiness officer of McDonald's, I used to perform for them, for their brand. I used to represent their brand in different government organizations. हम लोगों ने काफ़ी public relation PR shows किए. This was basically a CSR activity for McDonald's. This is still a CSR activity across the world. अगर आप इसे थोड़ा layman's term में break down CSR activity मतलब एक तरीके की एक corporate social responsibility हर बड़ी कंपनी, हर बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जहाँ कहीं भी वो किसी भी देश में जाकर अगर उस देश से पैसा कमा कर अपने देश ले जाते हैं तो उस रेजिडेंट देश के प्रति भी उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ कोई सोशल वेलफेयर करें. तो वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू, जिसका मैं चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर था, उस एक्टिविटी के थ्रू वो सोशल मैसेजेस प्रमोट करते थे, जैसे कि रोड सेफ्टी. तो एज अ परफॉर्मर, एज अ म्यूजिशियन हमारा ये जिम्मा था कि हम रोड सेफ्टी के अराउंड अपना शो डिज़ाइन करें. हम
एंड गो ग्रीन, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको प्रेरित करता था, बट साथ साथ मैजिक के थ्रू आपको एंटरटेन भी करता था. ये सारे सब्जेक्ट पर अलग अलग सब्जेक्ट्स थे जो कि सोशल वेलफेयर के लिए थे. वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करवाए जाते थे. ट्रैफिक पुलिस के साथ रोड सेफ्टी ड्राइव्स करी जाती थी. और हम लोग डिफरेंट स्टोर्स में, स्कूल्स में बच्चों को, स्कूल स्टूडेंट्स को एडुकेट करते थे थ्रू दीज सेशंस ऑफ मैकडॉनल्ड्स. एंड at the same time, all these shows were happening in the morning or afternoon, and during the evening I used to do my part-time hotel, clubs, restaurant shows. I used to go in different restaurants and clubs और private parties, destination weddings, इन सब में मैं performance करता था. तो मेरा करियर बहुत ही amazing जा रहा था. धीरे धीरे वो exponentially rise हो रहा था. मेरी थोड़ा बहुत मल्टी टैलेंटेड होने के कारण, जिसमें मैं एंकरिंग, सिंगिंग भी ऑफ़र करता था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा शोज़ मिलते थे क्योंकि उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता था. बट सूनर और लेटर मेरा जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हुआ टूवर्ड्स मेंटलिज्म. नाउ दिस इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ क्लोज टू अबाउट 13 years डाउन द लाइन. और वो मेंटलिज्म का इंटरेस्ट धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब आप इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो तो आप स्पेशलाइज करते हो. तो इनिशियली आई पिक्ड अप as a close-up magician, and then I became a mentalist. I transformed myself into a mentalist, somebody who used a lot of props, cards, techniques. वो जो equipments हम use करते थे वो slowly मेरे बैग में से नहीं, अब लोगों के दिमाग में से निकलना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों का दिमाग बन गया मेरा equipment, मेरा prop. And then I explored the art of mind reading. I was lucky to have learned the art of mind reading from finest of the finest mentors across the world and within India. I would like to acknowledge the name of Charles Gauci, जो कि मेरा first exposure था, international exposure था of learning mind reading from somebody physically. I'd like to thank magician Rao from Hyderabad who brought him to India, जिनकी वजह से हमें उनसे मिलने का मौका मिला और हमने उनकी एक बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप करी अटेंड. और उसके बाद I'd like to thank late श्री magician A.K. Dutt sir, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं. And he has been really instrumental in making me and my father and the entire team of Delhi School of Magic in learning the intricacies and a lot of techniques and education around mind reading. वो encyclopedia थे. He is a big loss to the entire fraternity. I've learned from him. I also want to acknowledge a very amazing mentor. His name is magician Prahlad Acharya sir, who is now a very renowned shadowgrapher. We'll also have him on the show probably. Exactly. He's a very renowned shadowgrapher. He has performed on India's Got Talent and various platforms. And but उस समय पर he was performing full-time professional illusion shows along with her wife, who's also my guru, Divya ma'am. इस जर्नी में मेरे को बहुत अमेजिंग मेंटर दिए. मतलब I would like to thank my father again, जिनकी वजह से मुझे इतने सारे मेंटर्स से सीखने का मौका मिला. I'd like to also acknowledge one more name, magician Melly Bhamgara from Bombay, who has been instrumental in terms of helping me and our team with customizing a lot of magic for our clients. And I'd like to also thank Sameer Patel sir, and a lot of people are there. मतलब मैं शायद अभी सबके नाम ना ले पाऊँ, but they all have somewhere helped me grow into a person that I am today. और माइंड रीडिंग की आर्ट को स्लोली मैंने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, एक पूरे शो में क्रिएट किया. And I think 11 years down the line, I started off doing this. Crazy reactions, crazy audience giving testimonials, and that infectious energy that translated from my performance to them, it translated back to me through whatever blessing they wanted to give. And from there, from corporate after to corporate, from different organizations across the globe. And then even during COVID, we performed virtually across India in different countries. We've performed across 9+ countries, whether it is Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Australia, Amsterdam, London. I got the opportunity of performing for various Bollywood celebrities, for various big dignitaries. And I feel कि मैं कभी भी इतना डिज़र्व नहीं करता था. अगर मैं वो तुषार को याद करूं जो लिटरली नोटोरियस था, कूदता था, हरकतें करता था, परेशान करता था, लड़ता था, शायद मैं जैसा था मैं वैसा तो ये सब डिज़र्व नहीं करता था.
और ना ही मैं इतना कैपेबल था कि मैं किसी के सामने खड़े होकर उनको, चाहे वो अनुपम खेर जी हों, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनको एंटरटेन कर पाऊँ, उनको हैरान कर पाऊँ, उनके मन में एक ऐसी भावना ला पाऊँ कि वो मुझे ब्लेसिंग्स दें। ये शायद मैं डिज़र्व नहीं करता था, बट मेरे फादर की वजह से इस कला ने मुझे वो पावर दी, इस कला ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिए, इस कला ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि चाहे मेरे सामने 4 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हों या मेरे सामने एक स्टेडियम में 60,000 की कैपेसिटी के लोग बैठे हों और मुझे उनके सामने परफॉर्म करना हो, आई थिंक दिस इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग फॉर मी, नो लुकिंग बैक फ्रॉम देन एंड वी आर जस्ट growing from here. Yeah. Wow man. तो मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में तो कहा था कि मैं 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस करने वाली हूँ और मैंने पूरी कोशिश भी की है कि मैं यहाँ पे शांति से बैठ के ग्रास्प करूँ, बट वाइल यू आर सेइंग आउट लाउड, आप अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहे थे, आई वाज रीलिविंग ऑल दोज मोमेंट्स, क्योंकि मैंने वो अपने सामने होते हुए सब कुछ देखा है, आपके साथ जिया है. फ्रॉम दैट तुषार जो बुली था, जो किसी को नहीं पसंद था, फ्रॉम द तुषार जिसने इतनी सारे हम जनरली कहते हैं ना कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि हमें ज़िंदगी में क्या बनना है, तो एक्सपेरिमेंट्स करो, और वो एक्सपेरिमेंट्स मुझे दिख रहा है आपने कितने सारे किए हैं. आपने म्यूज़िक सीखा, आपने डांस सीखा, आपने थिएटर किया, आपने एंकरिंग की, स्कूल में आपको इतना तगड़ा एक्सपोजर मिला, और वो सारी क्वालिटीज़, वो जो परफॉर्मर की क्वालिटी, पापा कहते हैं ये बात कि मैजिशियन एक परफॉर्मर होता है, एक एक्टर होता है, वो मैजिशियन एक्टिंग कर रहा है मैजिशियन की, और वो मैंने आपकी पर्सनालिटी में देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मैजिशियंस, मैंने सबको परफॉर्म करते हुए देखा है. एंड मैजिक का सीक्रेट पता होने के बावजूद भी आपको कोई मैजिक चीज़ लग रही है, वो कला सिर्फ मैजिशियन की है. वो प्रेजेंटेशन जो आप करते हो, जो जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, जिस एनर्जी, जिस करिश्मा, जिस इंटेंशन के साथ आप परफॉर्म करते हो, वो आपके शो में दिखता है. और मैं आपको रोज़ देखती हूँ मैजिक परफॉर्म करते हुए, मैजिक प्रैक्टिस करते हुए, आपके साथ शोज़ में आपको असिस्ट करते हुए, और फिर भी एवरी टाइम यू आर ऑन स्टेज आई एम लाइक वाओ. And that wow feeling that you give me, in spite of being a part of magic fraternity and magic so closely, is commendable. और वो मैंने पूरी जी है आपके साथ, तो मुझे मतलब थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग हो रही है. फ्रॉम दैट तुषार जो अपने लाइफ के इतने ब्रॉड एक्सपीरियंसेस से आज यहाँ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग मेंटलिस्ट बन चुका है. ऑल राइट भाई, बहुत सारी मैजिक की बातें हो चुकी हैं. अब जनरली इस शो का फॉर्मेट ये रहता है कि जो भी गेस्ट यहाँ पर आते हैं मैं उनके साथ मैजिक करती हूँ, बट जो भी मैं मैजिक करती हूँ मुझे यहीं से आता है. इट ऑल कम्स फ्रॉम हियर. मैंने जो सीखा है सब कुछ इन्हीं से सीखा है. तो भाई प्लीज़ लाइक ओके, लेट्स डू समथिंग. हाँ. All right, it's magic time. Let's start. All right, my dear friends. So this time I will try to fool Miss Travel Portal. Let's give it a try. I have a deck of cards, and I want, even before we begin, Aanchal, I want you to just go ahead and shuffle the pack as much as you want. Meanwhile, let me put this aside. Done? You want to shuffle it further? No. Sure. I insist you to go for it. Shuffle it as much as you can. That's nice. Do you have any idea that which card is where inside the entire deck? Any idea? Nope. Any idea? No idea. While you were shuffling, all the cards can be literally anywhere, right? Yes. Every single card was changing its position, and I have not shuffled the pack all this while, Yes. right? What I want you to do is I want you to give me your hand, and we will one by one reveal what we have right from the top. ठीक है. Right? Card number 1, what is this? Ace. The ace. Card number 2, what is this? Jack of clubs. Jack of clubs. Card number 3. Second of diamonds. 2 of diamonds. 2 of diamonds. And card number 4. 3 of clubs. 3 of clubs. So 4 cards which says ace, jack, 2 and 3. What do you think this is? First, today's date. Okay. This is today's date. First of November, that is 11. And 3 year. And 2023 is what you have landed on. This is just to begin with, my dear friends. As of now, today is 1st of November, the day we are shooting, and this is what you've selected. Out of shuffling
you were able to produce today's date. I don't know how, but let's give it a try. I want you to pick up any card that you like quickly, without giving it a thought. Anyone. Yeah. Totally your choice. Yeah, please go for it. Should I Show see it to the camera. Okay. Have a look at it. I'm not looking at it. याद रखना जो भी पत्ता आपने चुना है अपने पास रखना. Okay. Now you would have picked any card, right? All cards are different. I don't know which card you're holding. Just go ahead, mix the card inside any way you want. Okay. Mix it. I'm not looking at it. Mix it. Yeah. You want to shuffle it further? Go for it. Shuffle it. You want to shuffle it further? No. All right. Now let me just try and give this a real mix. Now, even after you shuffling the cards, do you have any idea that where your card is right now? You know, magician says that once you shuffle the pack 7 times, only then it is thoroughly mixed. So I will just go ahead. This is probably the 5th time. This is the 6th time, and this is the 7th time. Do you want to give a final cut? No. All happy. Pretty much happy. So I will just go through the cards, and I don't know whether you're able to see your own card or not, but it has to be somewhere there inside the pack, right? Now I just want to quickly get a name from you, a name of a friend from you. Anyone. Ekam. Ekam. Okay, I know Ekam that she's one of your friends because I am your brother. But is there any way that I can know that you're going to say Ekam right now, because you have a lot of other friends also? Yeah. No. Can I possibly know that you're going to say Ekam? No. And I also know that Ekam's name is not Ekam, is Ekam Preet. Do you want to go for the short name that you said, or do you want to go for the bigger name? The shorter one. The shorter one. Sure enough, you said Ekam. Yeah. Okay, can you spell Ekam for me? E. Show me your hand. E. K. K. A. A. Yes. M. Right? This is what the spelling of Ekam is. Yes. And this is where we end. What was your card? 6 of spades. 6 of spades. Ekam is what we've spelled. I could have said Ekam Preet. Damn. Exactly. She could have said Ekam Preet and this would have gone wrong. And I could have said any other name. Any other name as well. Yeah. I gave you an option of going for Ekam Preet, but you said Ekam. Okay, so let's shuffle the cards further. We have more? Okay, let's do one more, and this is going to be really interesting. Are you ready for this? All right. All right, come a little near to me. And I want you to put your hand across. I will count some cards. Just remember how many cards I count. Make sure that the card doesn't fall down. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many cards do you think I have counted so far? 10. 10? Yeah. Sure enough? I assume that you don't suspect anything while I was dealing. You don't suspect 11, 12, 9, 8 or whatever that is. 10. It's 10 cards. Now what I want you to do is, I want you to take all these 10 cards and we'll just get rid of these. I want you to start counting them like this. 1, 2, just start counting them like this. Do that. Do I need to deal with this like this? Yeah, just start. 3, 4. Take one card just casually. ऐसे मत, हाँ ऐसे. ऐसे? हाँ. 5, 6, 7, 8, 9, 9, and 10. In total, how many? 10. 10. Okay, let's do it. So what I want you to do is, again, this time, just touch any one card. Touch any one. This one? Sure enough? That's okay. That's okay. A card ahead would have been Jack. Jack of diamonds. A card before it would have been 2 of hearts. 2 of hearts. Right? But you touched this one. This is number 3. 3 of Number spades. 3. 2, Jack, 3. You were just right on 3. Neither on Jack, nor on 2. मतलब ना तो 11 पिक किया, ना 2 पिक किया. कार्ड सारे अलग थे, but आपने 3 पिक किया. Now check this. Card number 1. Card number 2. Can you see this? No. Card number 3. Just like that, हमने 3 कार्ड इसके अंदर डाल दी क्योंकि आपने 3 पिक किया था. Now, if I have successfully taken out 3 cards from this deck and put 3 cards on your hand, what do you think is the number of cards you're holding right now? 13. Okay. Yeah. 13 cards. Sure enough? Do you want to count them again? Let's do it. Just start counting them. Do that. Okay.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. 13 cards, ladies and gentlemen, and this is where we end the magic session for today. So that was just some random fun with Aanchal, and I didn't attempt any sort of a mind reading act. Why? Because during the podcast, other podcasts that you're going to see, you will see Aanchal reading minds with a lot of people, and this is going to be an amazing session in every podcast. तो जरूर देखिएगा ये वाला section. हम लोग different guests के साथ कुछ amazing routines कर रहे हैं, and I hope you enjoyed it. This was Tushar Rajkumar with Aanchal aka Mr. Potter, and we take your leave now. जब आप मेंटलिज्म की बात करते हो तो आप डील करते हो लोगों के माइंड से. इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड. और अगर हम जेनजी की बात करें या फिर आज की सिनेरियो की ही बात करें, टुडेज ऑडियंस हैव द ऑडेसिटी एंड हैव द माइक टू एक्चुअली पोक यू इन बिटवीन, एंड वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको रोक सकते हैं, वो आपको टोक सकते हैं, वो आपसे पंगे भी लेते हैं. तो ये पूरी अच्छी जर्नी तो आपने बता दी, बट मुझे ये बताओ कि हैकलर्स मिलते हैं और शो फेल होता है और गड़बड़ होती है. तीनों सवाल के जवाब देता हूँ. हैकलर्स मिलते हैं, यस. शो फेल होता है, मेरे लिए, ऑडियंस के लिए नहीं. गड़बड़ होती है अगेन मेरे लिए, पर ऑडियंस के लिए नहीं. हाउ डू आई डील विद दैट? आई कम टू दिस. सो लेट मी कम बैक टू हैकलर्स. हैकलर्स खासतौर से इंडिया के डीएनए में है कि अगर आपको कोई चैलेंज कर रहा है तो ये कैसे चैलेंज कर रहा है, ये मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है. इस तरीके का एटीट्यूड शुरू से ही है. एंड इन फैक्ट आई शुड नॉट ब्लेम माई कंट्री फॉर दिस. समवेयर और द अदर दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्ल्ड वाइड, that if somebody is trying to do something totally impossible and is trying to show you only, तो आपका immediate reflex क्या कहता है कि नहीं ये कैसे कर सकता है, मैं देखता हूँ. तो hecklers are by default everywhere. I have got hecklers right from the very beginning. For the audience reference, hecklers माने जो लोग आपकी टांग खींचते हैं, जो लोग ये figure out करना चाहते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, मैं अभी बता दूंगा, आप करके दिखाओ ज़रा. जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, और बनने के लिए शायद होते भी हैं, वो स्मार्ट बनते भी हैं, तो ये मिलते हैं. आप हर म्यूजिशियन को मिलते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, हर मेंटलिस्ट को मिलते हैं, मुझे ही नहीं. और विद टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है इस फील्ड में, आपको ये हैंडल करना आता है. कहते हैं कि आप स्विमिंग की किताब पढ़कर स्विमिंग नहीं सीख सकते, आप बॉक्सिंग के वीडियोस देखकर बॉक्सिंग नहीं सीख सकते, आपको रेसलिंग की रिंग में उतरना पड़ेगा. स्विमिंग के लिए डाइव लगा के पानी में हाथ हिलाने पड़ेंगे. जब तक एक दो बारी डूबोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक पंच नहीं पड़ेगा तब तक नहीं समझ में आएगा. तो लोग कहते हैं वी आर लर्निंग बॉक्सिंग, वी आर लर्निंग मैजिक. नो, यू आर नॉट लर्निंग बॉक्सिंग, स्विमिंग, मैजिक, एनीथिंग till the time you are not in the field punching somebody on his face and getting a punch by yourself. तो आपकी जो लर्निंग होती है, जो सीख होती है, वो एक्चुअल फील्ड में ही होती है. तो हैकलर्स हर जगह होते हैं, सिर्फ हमारी ही आर्ट के अंदर नहीं, या किसी आर्टिस्ट को ही नहीं, हर बिजनेसमैन को भी हैकलर्स मिलते हैं. क्लाइंट्स भी कभी कभार जब आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाते हो तो आपको हैकल करता है, आपको आपकी टांग खींचता है. आप जब बाहर जाकर फील्ड में एक्सपेरिमेंट करते हो, दैट इज़ व्हेन यू लर्न हाउ टू हैंडल द ऑडियंस. इसको हम अपनी टेक्निकल भाषा में ऑडियंस हैंडलिंग बोलते हैं. जब हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तब हम स्टेज हैंडलिंग बोलते हैं. तो दिस कम्स विद एक्सपीरियंस. Having said that, there are a lot of methods, techniques through which you learn how to deal with hecklers. During learning phase, during studying of magic, आप अलग अलग मेंटर्स से सीखते हो कि कैसे एक सिचुएशन को ओवरकम करा जाए अगर वहाँ पर ऑडियंस आपको परेशानी, आपकी टांग खींच रही है. यू ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम द मेंटर्स. बट वही है, आप कितना भी मेंटर से सीख लो या बुकिश लैंग्वेज से सीख लो या किसी वीडियो से सीख लो, जब तक आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको डील करना नहीं आएगा. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इन फैक्ट इन माई अर्ली डेज ऑल्सो, सिंस आई हैव हैड दी privilege of watching someone live already in front of my eyes, और मैं फादर को देखता था कि वो कैसे हैकलर से डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत हेल्प करता था अपने स्टार्टिंग के दिनों में भी. तो मैं स्टार्टिंग के दिनों से ही हैकलर्स को कैसे कंट्रोल करना है मुझे आता था. एंड देन इट
it has grown. It like a lot of experiences have added to that little knowledge experience of mine, and now it has grown to a level wherein I very well know how to deal with hecklers, how to bring them to your side only. कैसे आप बड़े प्यार से उनको हेकलर से अपना हितैषी बना सकते हो, ये कला आप में आ जाती है धीरे धीरे. कैसे वो आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं. और इसका सबसे बड़ा हैक है फॉर मैजिशियंस, फॉर मैजिक इज मेक देम द हीरो. Make them believe that it's not you, it's they who are doing it. I don't know. I think you did it. How did you do it? When you ask the same question to them, what they are trying to ask you, they become clueless. They अच्छा ऐसा क्या? नहीं ठीक है, वेरी गुड. नहीं आप करो. वो फिर एक बारी को बंदा ये सोचता है कि नहीं मैं इसकी टांग खींचूंगा. अरे नहीं ये तो मुझे हीरो बना रहा है, मैं ही हीरो बनता हूँ. लेट मी जस्ट टेक द क्रेडिट एंड नहीं कर वेरी नाइस. अरे यार इसका देखो मैजिक, अरे यार ये देखो. मतलब इट्स लाइक हाउ यू turn that gentleman, that heckler towards yourself. That becomes a very easy task for a person who keeps dealing with hecklers and knows how to do it, how to handle it. Number 1. Number 2, जब आप अपनी ही खुद की वीडियोस को रिकॉर्ड करके एनालाइज करते हो, that is when you learn. Because सिचुएशन में आपको वो एक्सपीरियंस तो याद रहता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, बट आपको वो थर्ड एंगल, थर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखने का मौका नहीं मिलता कि आप उस समय पर क्या गलत कर रहे थे. तो एज अ परफॉर्मर दिस इज जस्ट अ क्विक टिप फॉर पीपल दोज हू इनटू मैजिक. आई एम नोबडी टू गिव टिप, बट दिस इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि अगर आपके पास वीडियोज़ हैं आपके परफॉर्मेंस की और आप उन्हें देखो तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो. एंड दैट्स व्हेन you increase your ability of dealing with hecklers and improving situations. Okay, still on that note, मुझे जानना है कि what is the weirdest request that you have received from your audience? Weirdest request तो बहुत सारी हैं, पर उनमें से एक बहुत ही हाईलाइट है. Share them all. जो बहुत सारी weirdest request हैं. मेरे पास फ़ोन आता था, फ़ोन आते थे और ये पापा के पास भी आते थे, मेरे पास भी आते थे, कि आज भी आते हैं कि सर वो मेरे को अपनी सास को वश में करना है. एक बंदा कहता था सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी मतलब बुलवाना चाहूँ बुलवा सकता हूँ. और मेरे को ना सीखना है विद्या जिसमें मैं आप वो आग से नोट बनाते हो सर, वो सिखा दो. मेरे को नोट बनाने हैं बहुत सारे. फिर एक बहुत ही अमेजिंग रिक्वेस्ट आई जिसको देख के मैं बहुत हंसा और मैंने अपने स्क्रीनशॉट उसका अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था. एक बंदे का मैसेज आता है, वो कहता है कि सर जितने पैसे बोलो मैं आपको ट्रांसफ़र करवा दूंगा, मुझे कल्याण के सट्टे का नंबर बता दो. Oh my God. तो कल्याण का सट्टा मेरे ख्याल से बॉम्बे का बहुत फेमस वो है, या फिर एक बहुत ही फेमस सट्टेबाजी का वो है, कल्याण के सट्टे का नंबर. एंड आई वाज लाइक कि लोगों को हम पे कितना भरोसा है कि हम वाकई में ही कुछ भी कर सकते हैं और फिर आखिर में ये भी बोल सकते हैं अपुनिच भगवान है. तो आई लाइक बहुत क्रेजी रिक्वेस्ट आती हैं. हाँ, टू ऑन दैट नोट आपने बोला अपुनिच भगवान है, तो द तुषार राजकुमार TRK हैं आज तक पे एपिसोड 2 times TEDx स्पीकर. धन्यवाद. थैंक यू. Performing worldwide, doing destination weddings with the celebrities, TV shows, TV appearances, news में आ रहे हो, फ्लाइट में उड़ रहे हो, क्रूज में जा रहे हो, हैं ऑडियंस वैलिडेशन दे रही है, अपलॉज कर रही है और स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, घर पे गिफ्ट आ रहे हैं, फैंस ही फैंस हैं. कपार पे नहीं चढ़ता है सब. Good question. Okay, so I think again I'd like to come back and give the credit to my father because उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से मुझे शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि सफलता जितनी जल्दी मिलती है उतनी जल्दी लूज़ भी होती है. इंसान जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो पहाड़ की चोटी पर जाकर ना आप बड़ी आसानी से इम्बैलेंस हो सकते हो. पहाड़ के बेस पर आप इम्बैलेंस नहीं होगे क्योंकि जगह बहुत सारी है. चोटी पर आप जाते हो तो बड़ी जल्दी इम्बैलेंस होते हो और बड़ी जल्दी गिर सकते हो. सिर्फ एक ही तरीका है अगर आपको चोटी पर चढ़ते जाना है और नीचे गिरना भी नहीं है, वो ये कि अपना एक पाँव ज़मीन पर रखो. मतलब लॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रेच्ड दिखूंगा मैं अगर एक पाँव ज़मीन पर रखूँगा और एक पाँव ऊपर, बट उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अपने आप को ज़मीन से जोड़ा रखो, हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो और सफलता को एन्जॉय करो. जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं उनको एक्नॉलेज करो, बट एट द सेम टाइम इमीडिएटली नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ जाओ. तो जब आप एक हाइट पर पहुंचते हो तो ये मत सोचो कि दैट्स इट, यू हैव अराइव्ड. अब सोचो कि अब आप बेस एक दूसरी हाइट के माउंटेन की बेस पर हो.
So you have to just climb from peak to peak, keeping this in mind that whatever you have earned, gained out of this world is basically a blessing which will stay with you for long if and only if you stay grounded and humble. If इसको कपार पे ना चढ़ाओगे तभी होगा. तो वो और उनका एक कहना और भी है कि अपने हर शो को अपना पहला शो मानो. तो जब ऐसा होता है ना कि हर शो आपके माइंड में पहला शो होता है, तो कहने के लिए तो आप बहुत सारे शोज़ करते हो, डेली बेसिस पे शोज़ करते हो, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे नहीं, अरे नहीं कल भी किया था, आज मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ. बट जब ये साइकोलॉजी को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो इससे होता क्या है, यू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम विद इन दैट आई have to deliver today once again with the same ability, with that same capability of delivering 500% to my audience, to my client, and to everyone those who are expecting great things out of me. Because now they know about me, they've watched my video, they are expecting something really marvelous. तो स्टेज पर चढ़ने से पहले हर बारी मैं स्टेज के ज़मीन को छूता हूँ और उसके बाद अपने गुरु को याद करता हूँ, अपने पेरेंट्स को याद करता हूँ और थैंक्स करता हूँ उस अपॉर्चुनिटी के लिए, और धन्यवाद करता हूँ भगवान का कि वो मेरे साथ हैं और वो इस शो को बेस्ट ऑफ द बेस्ट हिट करवाएंगे. जब आप इस तरीके की जगह से आते हो ना, व्हेन यू कम फ्रॉम दिस सच अ स्पॉट राइट फ्रॉम विद इन यू, तो अब आपको कितनी भी सक्सेस मिल जाए, कितनी भी सफलता मिल जाए, कपार पे नहीं चढ़ती है. कभी कभार चढ़ भी जाती है, बट क्योंकि आपके कोड ऑफ ऑनर, आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल्स आपको कहीं ना कहीं वापस वो आईना दिखा देते हैं, तो यू आर बैक टू बेस. काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कि आप लगातार बहुत सारे शोज़ कर रहे हो और एकदम से ही 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप शोज़ ही नहीं कर रहे, तो एकदम से डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आती है और बहुत डिफ़िकल्ट फीलिंग होती है कि जो इंसान सिर्फ एयरपोर्ट्स ही बदल रहा है, घर पे भी पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा, बीवी या फिर अपना भाई सूटकेस नए कपड़ों का लेकर आ रहा है और आप सूटकेस एक्सचेंज कर रहे हो सिर्फ एयरपोर्ट पर, और अचानक ही अब आपको 7 8 10 दिन घर पे बैठने का मौका मिल जाए क्योंकि कोई शो नहीं है, या फिर उस समय पर सिनेरियो ऐसा है जैसे कोविड में इट वाज अ टोटली डिप्रेसिव फेस फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट हैव स्ट्रगल दैट. एंड तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं, बट वो कहते हैं कि अगर आपकी बेस फाउंडेशन जो आपका घर है दिमाग में या फिज़िकली भी, अगर उसके अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज़ इन्फ्यूज्ड हो जो आपको बार बार ज़मीन से जोड़े रखें, जो आपको बार बार ऊपर वाले से जोड़े रखें, अपने बड़ों का धन्यवाद करना सिखाएं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सिखाएं, तो आप चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे कपार पे आपके कोई चढ़ा हो, आप न्यूट्रल पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हो. एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी of practicing such code of honors. So that's what it is. Yeah, very true. I think it all boils down to intentions. Absolutely. भाई आपने जिस लाइफस्टाइल को आप जी रहे हो और आपने बताया भी है कि आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, इतने ज़्यादा शोज़ कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ये जो लाइफस्टाइल आपको ये जीने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ द स्किल दैट यू हैव. मगर अगर किसी के पास ये स्किल नहीं है और वो ये सेम लाइफस्टाइल जीना चाहता है, वो ये सब सेम एक्सपीरियंसेस लेना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? एक नॉर्मल लिसनर अगर हमारा हम कोई सुन रहा है, उसका आंसर है SUS. लेट मी एक्सप्लेन. सो नहीं, इसका मतलब सस नहीं होता. दिस इज़ अब्रीविएशन टू 3 लिटिल वर्ड्स. सो S इज़ हैविंग अ स्किल. ऑफ कोर्स स्किल, अगर आपको एक ऐसी लाइफ जीनी है जो आपको इजाज़त दे अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने की, अलग अलग लोगों से मिलने की, डेली नए शहर में या नई जगह पर परफॉर्म करने की, बेशक अपने ही शहर में ही क्यों ना हो, तो आपको एक ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर हो. वो मैजिक नहीं, वो इट कैन बी एनी स्किल, इट कैन बी कमिंग आउट ऑफ एनी आर्ट फॉर्म, बट परफॉर्मिंग आर्ट. क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर सेंचुरी में और पर्टिकुलर इस डेकेड में इवेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2000 सन से शुरू हुई थी. एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी. 2000 से पहले शायद इवेंट कंपनीज या इवेंट इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री थी नहीं. पोस्ट 2000 इट स्टार्टेड ऑफ, एंड राइट नाउ इट इज़ एट अ स्टेज वेयर इन इट इज़ वर्ल्ड वाइड अबाउट, ये 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ग्लोबली.
और इंडिया में ऑलरेडी 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है और 12 से 15% के रेट पर ये इंक्रीज़ हो रही है एवरी ईयर. आई एम एक्सक्लूडिंग कोविड जो के 2 साल को हटा दें, तो अब फिलहाल 2023 ऑनवर्ड्स दिस इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 15% एवरी ईयर, एंड ये ऑलरेडी $1 बिलियन इंडस्ट्री है. तो आप इवेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हो इफ़ यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ ट्रैवल, मीटिंग न्यू पीपल, गोइंग टू डिफरेंट सिटीज़, पार्टीज़ एंड सेलिब्रेटिंग लाइफ टू द फुलेस्ट. अलग अलग जाके जाने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, रहने का मौका मिलता है. हालांकि डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क के साथ साथ बहुत मेहनत है, डेडिकेशन है. वो जो इंटेंशन 2-3 बार आपने शब्द मेंशन किया बीच में, वो इंटेंशन बहुत ही प्योर और लोगों को सर्व करने की है. इस वजह से भी आपको इतने सारे मौके मिलते हैं. बट अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो आपको इस तरीके की लाइफस्टाइल जीना अच्छा लगता है, तो आप किसी परफॉर्मिंग आर्ट का स्किल डेवलप कर लो, नंबर 1. अब सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट का स्किल डेवलप करने से नहीं होता, वो परफॉर्मिंग आर्ट का स्किल यूनिक होना चाहिए. S इज स्किल, U इज़ यूनिक. यूनिक हो, इतना यूनिक हो कि आपकी पहचान आपको बनाने में आसानी हो और लोग चाहें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स में, अपने प्राइवेट इवेंट्स में, कॉर्पोरेट्स में या पब्लिक इवेंट्स में आपको इनवाइट करना. नंबर 3 विच इज़ S अगेन, दैट इज़ स्कोप. Whatever skill you develop within the field of performing art, it should be unique, plus it should have scope. Scope ही नहीं होगा चाहे वो skill बहुत अच्छा हो, यूनिक हो, बट कमर्शियली आप उसे टर्न नहीं कर सकते. सपोज इफ़ यू वांट टू बिल्ड दिस अप कमर्शियली, then these 3 things are absolutely a killer to note. SUS, and that's how you can develop a lifestyle like mine. और अगर किसी को मैजिक सीखना है और अगर इसको एज अ करियर अडॉप्ट करना है, then our father established Delhi School of Magic in 1995 with an intention and with a mission to uplift and spread this art form to many people, those who want to learn this, those who are aspirants of magic and mind reading. और 1995 में इस्टेब्लिश करा हम इसको ऑफलाइन अक्रॉस द इंडिया. हमने वर्कशॉप्स, कोर्सेज रन किए दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, शिमला, कोची, गोवा, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के साथ, डिफरेंट वोकेशनल सेंटर्स के साथ, डिफरेंट स्कूल के साथ हमने कोलैबोरेट करके वर्कशॉप्स करी. एंड उदयपुर भी हमने वर्कशॉप्स करी. बट अभी आफ्टर 2020 द एंटायर मॉडल इज शिफ्टेड टू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड इट इज़ बेसिकली a platform wherein you can get certified in the very basic knowledge of magic as well. And if you want to develop this as a career, अगर आपको इसको अपना करियर बनाना है, तो आप दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक का एक ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सर्टिफिकेशन पाके you can learn it at a level wherein professional magicians and performers are practicing those kind of techniques. आप सीख सकते हो जो कि सिर्फ बेसिक फाउंडेशन ही नहीं बल्कि गिव यू एन एक्सपोजर ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेट्स ऑफ मैजिक एंड माइंड रीडिंग ऑल्सो. तो और प्लस हाउ टू मेक दिस इनटू अ करियर, that is also a part of the curriculum, so you can subscribe for it and wonderful go for it. Because I think पापा ने हमेशा से बोला है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सबको मौका दिया जाएगा सीखने का. पापा ने अपने एपिसोड में इस बारे में बात की है. मैंने पापा से जब पूछा था कि जो लोग, हमें तो ये कला मिली क्योंकि हम इस परिवार में पैदा हुए, हमें ये कला भी मिली, हमें ये चांस भी मिला, और कला के साथ साथ आपने बोला था ये बात कि कला बहुत सारे लोगों में होती है मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. तो राइट प्लेटफॉर्म मिला उसको दर्शाने का, उसको दिखाने का. उसके साथ साथ पापा ने हमेशा से फील किया है कि ये कला कम बांटी जाती है, इट्स वेरी मिस्टिक. तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म. मैं एक बात पे इंटरप्ट करना चाहूँगा आंचल. कला बहुत सारे लोगों में होती है बट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये बात सच है. पर इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि कला बहुत सारे लोगों में होती है, उनको प्लेटफॉर्म भी मिलता है पर उनको कंडक्ट करना नहीं आता. मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा बट मैंने फादर से सीखा है कि यू डोंट गेट अ सेकेंड चांस टू क्रिएट अ फर्स्ट इम्प्रेशन. और उन्होंने कहा है कि आप कहीं पर भी जाओ, कैसे भी जाओ, यू शुड रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे. तो बेशक आप एक शो करने जा रहे हो और आप उस वेन्यू पर 3 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले पहुंच गए हो और आपको पता है कि अभी तो लोग भी नहीं आए हैं, सेटअप चल रहा है और उसके बाद लोग आएंगे, बट
आप जब उस वेन्यू पर एंटर करते हो तो यू एक्चुअली कैरिंग योर पर्सनैलिटी देयर, यू आर कैरिंग योर प्रोफाइल देयर, जो ऑलरेडी लोगों तक शायद पहले पहुंच चुकी होती है और आप वहाँ फिजिकली बाद में जाते हो. वो कहते हैं ना, बी डू हैव, आपको जैसा चाहिए आप पहले वैसा करना शुरू करो और उससे भी पहले आप मनोमन में वैसा बन जाओ. बी द वन दैट यू वांट टू बिकम, डू दैट, you will automatically become that, you will have that automatically. So उनकी ये जो psychology different rules थे, that you don't get a second chance to create first impression, deliver 10x what you are charging, and all these little values that he taught us, and always perform with an intention to entertain and mesmerize your client, not with an intention कि मैं इनसे इतने पैसे लिए हैं या मैं इनसे और पैसे ले सकता हूँ, या मनी इज़ अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस, बट वो जो इंटेंशन आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए ना, उस दिन के लिए, उस जगह के लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए, वो प्योर और लोगों की सर्विस की होनी चाहिए. जब ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आप धीरे धीरे ग्रो करते हो ना, तो चाहे आप एक बहुत ही स्किल्ड कलाकार होता है जो बहुत ही सुपर टैलेंटेड होता है, बट वो कहीं ना कहीं मात खा जाता है अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, अपने ईगो की वजह से. एट द सेम टाइम अगर उससे एक -1 कलाकार टैलेंटेड होगा पर -1 होगा उससे, पर वो बहुत ही मेहनती, उसका इंटेंशन प्योर होगा, प्लस वो कुछ इस तरीके की कोड ऑफ एथिक्स फॉलो कर रहा होगा, तो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी वर्सेस एक सुपर टैलेंटेड की. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्लेटफॉर्म मिलना ना मिलने से फ़र्क पड़ता है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके कर्म करते वक्त आपके दिमाग में वो अच्छी इंटेंशन होती है, प्लस आप एक बहुत ही मॉरली वे से ग्रो करते हो, तो आपको छोटा प्लेटफॉर्म भी है ना, तो वहाँ से आपको कब बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, कब वो कन्वर्ट होगा. क्योंकि मुझे भी जो एक्सपोजर फादर ने दिया वो पहले बर्थडे पार्टीज़ का दिया. उनकी वैल्यूज़ को समझकर मैंने जब अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया, ओवर डिलीवर करना शुरू किया, तभी मुझे बाहर इतने लोगों ने पहचाना. 1 लोगों से 2 लोग, 2 से 20, 20 से 200 हुए, और कब दिल्ली से बाहर जाने का मौका मिल गया, कब इंटरनेशनल जाने का मौका मिल गया, पता ही नहीं चला. मैं इसका पूरा एट्रीब्यूट और क्रेडिट अपने फादर को देता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ही ऑल्सो हैड नो आइडिया कि ये तुषार इतना जाकर एक्सप्लोर कर पाएगा इस आर्ट को. उन्होंने मेरे से पहले कर लिया था, बट खुद उन्हें नहीं पता था कि तुषार के लिए इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर छुपी है. उनको अंदाज़ा ज़रूर था, बट फिजिकली या उसको अगर कोई शेप देनी होती या बोलना होता तो शायद वो भी ना दे पाते. ये इन वैल्यूज़ की ताकत है. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली स्किल तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर आपकी राइट इंटेंशंस होंगी, राइट वैल्यूज़ होंगी, तो प्लेटफॉर्म अपने आप बन जाएगा. एग्जैक्टली. ऑन दैट नोट, इससे डेविएट होकर भाई मुझे पूछना है कि देर इज़ an ad that I'm seeing regularly which talks about mid brain activation. बिकॉज हम मेंटलिज्म की बात कर रहे हैं, मैजिक की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आपकी क्या राय है. व्हाट इज़ दिस न्यू सब्जेक्ट गोइंग ऑन? #scam alert. आप लोग वो जो एड्स देख रहे हैं, आप सिर्फ एड्स ही नहीं, आप लोग शार्क टैंक पे, आप लोग KBC में, आप लोग पता नहीं कहाँ पर ये परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं. और आज से तकरीबन 9 साल पहले जी न्यूज़ पे मैंने एक इंटरव्यू दिया था. ये शायद फेमस अब बहुत ज़्यादा हो गया है, बट 9 साल पहले जी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू दिया था. शायद जी न्यूज़ ने भी वो इंटरव्यू पूरा नहीं पब्लिश किया हुआ, यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है. आप चाहो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, जिस पर मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ और 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं आंखों पर पट्टी बांध कर, वो न्यूज़ एंकर को पढ़ना सिखा रहे हैं, पढ़ के दिखा रहे हैं आंखों पर पट्टी बांध कर. तो मैं आप सबको बता दूं देवी और सज्जनों, ये कोई मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं है. किसी भी प्रकार से मिड ब्रेन एक्टिवेट करके आंखों पे पट्टी बांध के नोट कौन सा है, नोट का नंबर क्या है और किताब पढ़ के ये सब मिड ब्रेन एक्टिवेट करके फॉर श्योर नहीं होता है. वो जो भी कर रहे हैं, इट इज़ अ प्योर स्कैम, फ्रॉड कोर्सेज दैट दे आर रनिंग. एंड इनफैक्ट मेरे फादर ने एक साउथ के एक्टिविस्ट हैं मिस्टर नायक, उनके साथ मिलकर एक स्टार्टिंग के दिनों में जब ये इंडिया में दिल्ली में आया था, तो इनके अगेंस्ट एक FIR भी दर्ज करी थी, और उनके अगेंस्ट, मेरे फादर के अगेंस्ट भी एक FIR दर्ज हो चुकी है कि इन फॉर डिफेमिंग समबडी लाइक दिस फॉर नो रीजंस एंड ऑल दैट. बट मैं आप सबको बता दूं कि बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, अराउंड 3-4 साल का था, ये वही स्टार्टिंग के दिनों की बात है,
तब मेरे फादर ने एज अ मैजिशियन अपनी आँखों पर 2 सिक्के लगाकर, आँखों पर आटा सील करके, आटा चिपका कर आँखों को पूरा सील करके, फिर पूरा पट्टा बांध के, ऊपर नकाब पहन के, और खुद से नहीं बल्कि दिल्ली के हाईली सेलिब्रेटेड पॉलिटिशियंस उस रैली के अंदर इनवाइटेड थे, जिस रैली में पापा ने आंखों पे पट्टी बांध के बाइक चलाई थी, और वो किसी आम जगह पर नहीं, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच में ये रैली हुई थी। मैं टंकी पर बैठकर एक बच्चा, मेरी आंखें नहीं बंदी थी बट मेरे को पापा ने अपनी टंकी पे बिठाया था बाइक की, और खुद आंखों पर ये पूरी चीज़ें बांध कर उन्होंने ये रैली करी थी, आंखों पर पट्टी बांधकर बाइक चलाई थी बड़ी सड़क में, ट्रैफिक पुलिस से परमिशन लेके और सारी परमिशंस के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ। एंड दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, डोंट ट्राई दिस एट होम, दिस इज़ अ टेक्निक दैट एवरी मैजिशियन यूज़। तो सिर्फ मेरे पिताजी ने ही नहीं, इंडिया के काफ़ी सारे मैजिशियंस ने अक्रॉस द वर्ल्ड इस एक्ट को बखूबी बहुत टाइम पहले से करते आए हैं, आज भी करते हैं, हम भी करते हैं। ये मिड ब्रेन एक्टिवेट करने से नहीं होता है। अपने बच्चों को कृपया करके 20-20, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार के कोर्सेज ना करवाएं, एंड दैट इज़ प्योरली अ स्कैम। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा और उसका जवाब भी खुद देना चाहूँगा कि मेरे को काफ़ी लोग आके बोलते हैं कि तुषार, बच्चे तो कर रहे हैं, बच्चे तो सीख रहे हैं, हमें करके दिखाते हैं, तो फिर वो कैसे कर लेते हैं जो आप कर लेते हो? क्योंकि वो कहते हैं कि जो बच्चों की इंट्यूशन होती है वो छोटे लेवल पे ज़्यादा एडवांस्ड होती है, और 12-15 साल से ऊपर के बच्चे इस चीज़ को नहीं ग्रास्प कर पा रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, और वो ये भी बोलते हैं कि तुषार ये देखो हमारा बच्चा तो करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज ये कहती है कि इंट्यूशन आपकी एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती है, अलग अलग तजुर्बों से बनती है। जब आपके दिमाग में बहुत सारी फाइल्स पास्ट एक्सपीरियंसेस की इकट्ठा होती हैं, उससे आपका सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस एक इंट्यूशन क्रिएट करता है और आपको समझाता है कि ये जो शख्स है ये शायद फिशी है, ये जो शख्स है ये बहुत प्योर है, ये जो सिचुएशन है ये सही है, या ये जो रास्ता है ना ये थोड़ा फिशी लग रहा है, नहीं जाना चाहिए। ये जब हमें इंट्यूशन आती है, ये हमें ऐसे ही नहीं आती, ये हमें हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे, सीख, लर्निंग, इन सब से मिलकर हमारे माइंड में क्रिएट हो रही होती है, और हम इसको इंट्यूशन का नाम देते हैं। तो इंट्यूशन टेक्निकली एक बच्चे में नहीं, एक बड़े में ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। हैविंग सेड दैट, पेरेंट्स कहते हैं कि देखो हमारा बच्चा तो पढ़ पा रहा है, हमारा बच्चा तो कर पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात, आपको वो कभी भी ये टेक्निक नहीं बताएंगे कि वो कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको उनको ट्रेन करते वक्त, वो कहते हैं 3 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, बच्चों को ट्रेन करते वक्त आपको उस सेशन में, उस क्लास में बैठने का मौका नहीं मिलता, ना आपको अलाउड है कि वो एग्जैक्टली किस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ये सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। प्लस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक छोटे बच्चे को जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल, 11 साल की उम्र का है, सड़क पे घूमते हुए बच्चे को एक चॉकलेट दे के बरगलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है, या फिर एक 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 35 साल के बच्चे को चॉकलेट दे के बरगलाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, एक छोटे बच्चे को? आपका जवाब यही होगा 100%, क्योंकि बड़ा जो है समझदार होता है, उसको पता है कि क्या गलत है, क्या लॉजिकल है और क्या सही नहीं है। वेयरएज आप एक अनट्रेन्ड माइंड को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो और उसको झूठ बोलना सिखा सकते हो, उसको क्योंकि पता ही नहीं है कि ये झूठ है। तो आपको इंट्यूशन के नाम पे, आपको मिड ब्रेन के नाम पे एक टेक्निक सिखाई जाती है जो मैजिशियंस की है, और ये बता दिया जाता है कि आपके बच्चे की इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ गई है, मेमोरी बहुत शार्प हो गई है। इसको प्लेसिबो भी कहते हैं। हो सकता है कि बच्चा जो पहले अच्छे से याद ना कर पाता हो, ये कोर्स करने के बाद अब बहुत अच्छे से याद कर पाए, क्योंकि जब वो ये चीज़ प्रैक्टिस करता है तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अब क्योंकि सब अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, ही इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अब उसको लगता है कि नहीं मैं तो अच्छे से याद कर पाऊंगा। तो बिना कोई टॉनिक दिए भी आप कैसे किसी बीमार को ठीक करते हो, उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो वो प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, हो सकता है काम कर भी रहा हो, बट अगर आप किसी से 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये, 15,000 रुपये कोर्स के फीस के चार्ज कर रहे हो और ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हो, लेट मी टेल यू, मैंने खुद टेलीकॉलर से बात करी है, वो बहुत ही स्पष्टता से आपको टेलीकॉलिंग करते वक्त ये कहते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन को जो प्रमोट कर रहे हैं, इसका नया नाम भी दे दिया गया है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि मिड ब्रेन काफ़ी सारे हम जैसे लोगों ने बता कर कि ये स्कैम है,
पॉल्यूट कर दिया इंटरनेट को, तो उन्होंने थोड़ा नाम चेंज कर लिया है। तो वो ये क्लियरली कहते हैं कि आपके बच्चे की इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो जाती है। पर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा वो आंखों पे पट्टी बांध के पढ़ लेगा तो फिर उसका क्या करें हम? कह रही देखिए उससे ना और चीज़ों में हेल्प होती है, ज़िंदगी के लाइफ के डिसीजंस बोलने में, इंट्यूशन क्रिएट करने में, ये करने में। वो स्पष्टता से बड़े बड़े क्लेम करते हैं और वो सारे क्लेम एक्चुअली में झूठे हैं और वो एक स्कैम रन कर रहे हैं। एक मेंटलिस्ट, एक माइंड रीडर कभी भी स्टेज पर जाकर ये नहीं कहता कि आई हैव सुपर नेचुरल पावर्स एंड आई कैन इंट्यूटिवली टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हाउस और इन योर माइंड। अ पर्सन लाइक मी, or I'm sure a lot of practicing performing mentalist, they outrightly tell you that this is not supernatural. Don't misinterpret it as कि ये मैं चमत्कारी हूँ या फिर मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स हैं और मैं हवा में से ड्राई फ्रूट या फिर पैसे बना सकता हूँ। तो बहुत ही स्पष्ट भाषा में हम कहते हैं, हम किसी को धोखे में नहीं रखते। At the same time, we use this art to bring smile, laughter, amazement and wonder to your mind. Smile to your face, amazement to your life and wonder to your mind. At the same time, this is what we practice and make a career out of it by entertaining you. आपका मनोरंजन करते हैं, जैसे टीवी, मीडिया या सोशल मीडिया या कोई और साधन आपका मनोरंजन करता है, आपको स्ट्रेस फ्री करता है, आपको चंद मिनटों के लिए, घंटों के लिए, क्षणों के लिए अपनी रियल लाइफ में से बाहर आने का मौका देता है, अपनी हेक्टिक लाइफ में से बाहर आने का मौका देता है और लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाता है। वो करते हैं हम लोग। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज़ अ बिग नो नो। एंड आई थिंक इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी वीडियो के नीचे आके बहुत सारा बैकलैश मिलने वाला है। बी रेडी टू आंसर ऑल ऑफ दैट। बट आई एम ट्रूली हैप्पी कि अगर ये इतना बड़ा स्कैम है, अगर क्या ये इतना बड़ा स्कैम है तो हम इसको तोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब जब जब मौका मिलता है, माई फादर हैज़ ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड इट प्रैक्टिकली। वो जाकर उनके अगेंस्ट उन्होंने वॉइस भी रेस करी है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर नायक, हु इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे एफर्ट्स ही नहीं किए, उन्होंने KBC को भी मेल किया कि आप वो पर्टिकुलर एपिसोड अपना हटाएं चैनल से जिसमें आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि एक स्कैम है, ये ऐसा नहीं होता। बट प्रॉब्ली KBC को नहीं पता होगा ना कि ये स्कैम है। हाँ, पर पता होने के बावजूद भी उन्होंने डिनाई किया कि आई एम श्योर, देखो कोई बेवकूफ़ नहीं है, इंटरनेट की दुनिया हर कोई जाकर देख सकता है। बट मुझे नहीं पता कि वो पेरेंट्स क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं जो अपने बच्चों को ऐसे कोर्सेज में एनरोल कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे सामने वो ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाते। जी न्यूज़ पर वो जो इंटरव्यू जो पूरा नहीं छपा है, उसके अंदर एक्चुअली में बाद में जाकर ऐसी क्लिपिंग्स थी जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि आप इनसे अगर ये छू कर बता सकते हैं तो आप इनकी आंखें बांधिए ही मत। आई ट्रस्ट देम, डोंट पुट पट्टा ऑन देयर आइज। आप इनको बोलिए सिर्फ आंखें बंद कर लें और मैं इनके हाथ में जो भी चीज़ देता हूँ पीछे हाथ करके बता दें। आई ट्रस्ट देम, आई कंप्लीटली ट्रस्ट देम, डोंट पुट पट्टा ऑन देयर आइज। तो वो नहीं बता पाए और कोई भी नहीं बता पाएगा। और वो क्लिपिंग वहाँ पर एक्चुअली में वो सिर्फ 9 मिनट की या कुछ 19 मिनट की ही एपिसोड है वो, पर एपिसोड हुआ था शूट तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट या तकरीबन 1 घंटे का ब्रेक्स के साथ। तो पर वो पूरा एपिसोड वहाँ है ही नहीं। आई डोंट नो क्यों नहीं है, क्या वो इतना ही पार्ट अपलोड दिखता है वहाँ पर या क्या है, मुझे नहीं पता। बट व्हाटएवर दैट इज, लेट्स नॉट गेट इनटू दोस एलिगेशंस, बट दिस इज अ कंप्लीट अ स्कैम। और मैं आपको वो टेक्निक तो ऐसे नहीं शेयर कर सकता, बट दिस इज़ अ टेक्निक यूज्ड बाय मेंटलिस्ट मैजिशियंस अक्रॉस द ग्लोब। सिर्फ मेरे फादर ने ही नहीं, सिर्फ मैंने ही नहीं, और भी बहुत सारे परफॉर्मर्स ने बखूबी इसको करते आए हैं पास्ट में। जब ये इस मिड ब्रेन का कोई वजूद ही नहीं था, तब से हम करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एंड दिस इज अ टेक्निक। हमारा काम इतना था कि बस हमें अवेयर करना है ऑडियंस को। दैट्स इट। मूविंग ऑन क्विकली, आई वुड वांट यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। एंड ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैजिशियंस कितना कमा लेते हैं? मैजिशियंस कितना कमा लेते हैं? वेल, ये बहुत ही ना सब्जेक्टिव सवाल है। कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं है मेरे पास इसका कि हाँ इतना, क्योंकि हर एक की क्षमता, हर एक की कैपेबिलिटी और एक्सपोजर के हिसाब से वो कमाते हैं। और ये मेरे ख्याल से सिर्फ म्यूजिशियंस के केस में नहीं, हर फील्ड, हर बिजनेस के केस में। कोई एम्प्लॉई अपने स्टार्टिंग के दिनों में होता है
तो 20-25 हज़ार महीना, 30,000 40,000 महीना. सेम गोज़ विद म्यूजिशियंस, 50,000 महीना. और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो लाख रुपए महीना भी कमाता है, वो 2 लाख रुपए महीना भी कमाता है. मैंने 1500 से अपनी जर्नी शुरू करी थी और 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 बढ़ते हुए वी चार्ज नाउ. मैं तकरीबन लाखों रुपए चार्ज करता हूँ एक शो का. एंड महीने में ऑन एन एवरेज 10-12 शोज़ कर लेता हूँ. तो एक मेरी जितनी सफलता पर पहुँचा हुआ परफॉर्मर आप कैलकुलेट कर लें, मैं गणित में नहीं जाऊँगा, तो करम कमा लेता है. और मेरे से भी बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स हैं पूरे वर्ल्ड में. मैं इनफैक्ट आपको एक लिंक दे देता हूँ जिसके अंदर ये एक बहुत पुरानी फोर्ब्स की लिस्ट है जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर ने पब्लिश करी थी. और वो लिस्ट में ये शामिल है टॉप 10 मैजिशियंस, इल्यूजनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोज हु हैव क्रिएटेड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वर्थ. टॉप पे आपको दिखेंगे डेविड कॉपरफील्ड, who is legend in the field of magic, and we all bow down to him. I'm a big fan, you're a big fan, a lot of magicians are a big fan of that guy. And what grace, what finesse, what kind of level he had already reached wherein we were not even born. तो और अब उनका लेटेस्ट अपडेट है 2024 में वो चांद गायब करने वाले हैं. तो आई डोंट नो दैट इल्यूजन विल बी क्रिएटेड. सो चांद को गायब करेंगे डेविड कॉपरफील्ड, एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस. दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम हिम कमिंग फॉर द मैजिक फ्रेटर्निटी एंड फॉर द वर्ल्ड. सो ही इज गोइंग टू क्रिएट दैट इल्यूजन. सो इसमें कोई लिमिट नहीं है. डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कुछ भी आसान नहीं होता. लाखों रुपए आप आसानी से नहीं कमा पाते. आपको मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी से लगे रहना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, तभी आप इस जगह तक पहुँचते हो. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर पहुंचकर किसी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, या तभी कहते हैं गुरु की इतनी महानता, अहमियत क्यों दी गई है कि गुरु आपको वो एक्सपीरियंस दे देता है जो उन्होंने सालों से अपना सीखा होता है. सालों से गलतियाँ, फेलियर्स, सक्सेसफुल, तो वो आपको जर्नी शॉर्ट कर देता है. आपको एक टोल रोड पे डाल देता है जहाँ पर आप टोल टैक्स देते हो और सीधा दिल्ली टू आगरा 2 घंटे में पहुंच जाते हो. वेरस पुराने रास्ते से आप जाओगे तो गड्ढे भी मिलेंगे, जाम भी मिलेगा, गलतियाँ भी होंगी, एक्सीडेंट भी होगा, और फिर आप पहुंचोगे. तो इट्स लाइक अगर आप इस तरीके का पाथ फॉलो करते हो तो किसी मेंटर के अंदर गाइडेंस लेते हो, सिर्फ मैजिक में नहीं, कहीं पर भी, किसी भी आर्ट फॉर्म में, तो आपकी मेंटर के वजह से आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाता है और लाइफ बहुत सॉर्टेड और आसानी से आप अचीव कर पाते हो वो चीज़ें जो ऑलरेडी किसी ने बहुत सालों में लगाकर अचीव करी होती है. वंडरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. या Have you ever gotten away with any kind of shit with magic? Like बचा लिया हो किसी चीज़ ने बट कुछ गलती कर रही है. And I am intentionally asking this because मुझे थोड़ी पता है आपकी ज़िंदगी का. डेली बेसिस पर एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत क्रेजी एक्सपीरियंसेस होते हैं. खास तौर से तो I would want to like पुलिस वालों के साथ होते हैं. तो जनता जब भी आप मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, अगर मैंने गलती से बेल्ट नहीं लगाई है, हालांकि आई ऑलवेज वेयर बेल्ट, आई ऑलवेज वेयर बेल्ट, हाँ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेल्ट पहनता हूँ, पर गलती से बाई चांस कभी स्टार्टिंग के दिनों में बेल्ट नहीं लगाई, पुलिस वाले ने रोक लिया. फ़ोन पे बात कर रहे हो, पुलिस वाले ने रोक लिया. गलती से रेड लाइट जंप कर ली, पुलिस वाले ने रोक लिया. एयरपोर्ट पे पुलिस वाले बहुत रोकते हैं क्योंकि मेरे बैग में एक नहीं अनेक ताश की गड्डियाँ होती हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. तो जब वो रोकते हैं तो सिक्योरिटी चेक पर वो एक गड्डी निकालते हैं, 2 गड्डी, 3, 4, 5, 12, 15 गड्डी निकलती हैं. पहली बात तो ये कि प्लेइंग कार्ड्स का मैं बहुत शौकीन हूँ. आई लव प्लेइंग कार्ड्स, तो इस वजह से भी काफ़ी सारी होती हैं. प्लस इन एवरी शो दैट आई डू आई हैव अ हैबिट ऑफ साइनिंग और मेकिंग देम साइन और गिव द कार्ड्स अवे. तो मेरी डेक बहुत जल्दी ख़राब होती है. अगर एक डेक में से 10-15 पत्ते भी निकल जाएँ तो डेक ख़राब हो गई ऑलमोस्ट. एक पत्ता भी निकल जाए तो डेक ख़राब हो जाती है क्योंकि 52 ताश की गड्डी होती है. बट फिर भी वो हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग मल्टीपल डेक्स विद मी. तो उनको डाउट होता है क्या जुआरी तो नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं. सो काफ़ी बारी वो रोक लेते हैं, पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है, सामान क्या है. तो कुछ भी नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि सर आपकी जेब में एक 10 का नोट है क्या. और फिर उस 10 के नोट को जब मैं पहले के ज़माने में 1000 बनाता था, फिर 2000 बनाए, अब 2000 भी बंद हो गए तो 500 बनाने पड़ते हैं. या कुछ ना कुछ उनका कुछ माइंड रीडिंग के अराउंड कुछ कर दो तो उनको बहुत अमेज होता है ये कैसे हुआ, आप क्या मैजिशियन हो, आप क्या जादूगर हो. फिर उनको अपना विजिटिंग कार्ड दो. और कुछ लोग बहुत अच्छा लगता है जब पहचान जाते हैं
कि अच्छा आप अभी 2 दिन पहले अभी आए थे. मैं कहा हाँ जी सर आया था. अब वो पुलिस वाले और सिक्योरिटीज़ भी जानती हैं एयरपोर्ट पे. काफ़ी बार होता है एयर होस्टेस आपको पहचान जाती है क्योंकि एयर ट्रैवल इतना फ्रीक्वेंट है, तो कहीं ना कहीं सेम सिटीज़ में जाते वक्त शायद सेम क्रू होता है और आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हो तो सेम क्रू आपको वापस से मिल जाता है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्रू दे ऑल्सो रिकग्नाइज यू थ्रू वॉट एवर वीडियोज़ यू अपलोड. फिर वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप 2.5 घंटे की फ़्लाइट में जब उनकी सर्विस ख़त्म हो जाती है तो पीछे मस्त चिल करते हैं उनके साथ, और वो आपको फ्री कुकीज़ और फ्री कॉफ़ीज़ और जो भी देते हैं आप वो भी इन्जॉय करते हो. सो या आई हैव यूज्ड मैजिक to my benefit, to my advantage a lot of times, especially during red lights. जब मुझे रोका जाता है तो मैं जब कुछ करके दिखाता हूँ और साथ साथ एक फ़ोटो दिखाता हूँ कि सर ये देखिए पुलिस कमिश्नर के साथ हम उन्हीं की ड्रेस में पहन कर खड़े हैं क्योंकि हमने आपकी दिल्ली पुलिस के लिए अभी शो किए थे और उन्होंने हमें बेस्ट सिविलियन अवार्ड के साथ भी नवाजा था. अरे 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 आओ आओ पानी पियो, अरे नहीं कार्ड दो, क्या है, अरे अच्छा जाओ बेटा जाओ. Somebody is flexing. Yes, #flexing कर रहा हूँ तो क्या. Okay. अब सवाल तूने ऐसा पूछा है तो करना पड़ेगा. आपके जवाब में ये बात थी, but why are magicians so obsessed with cards? Just like you mentioned, Not every magician, but a lot of magicians are obsessed with cards. I'm talking from audience perspective. Yeah, cards क्योंकि एक बहुत ही amazing opportunity देता है आपको बहुत सारी चीज़ें करने की. 52 ताश के पत्ते 52 हफ्ते दर्शाते हैं हमारे साल के. लाल और काला ताश के अंदर, रेड इज डे, ब्लैक इज नाइट. लेट मी टेल यू अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट. 4 तरीके के सूट्स होते हैं, हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स. दीज आर 4 सीजन्स ऑफ आवर वंडरफुल नेशन. और इसके साथ साथ अगर आप कार्ड्स को ऐड करोगे, मतलब एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन किंग, अगर इनकी वैल्यू को ऐड करते जाओगे तो हर सूट को ऐड करोगे तो टोटल बनेगा 364. प्लस ताश की गड्डी में एक जोकर होता है, उसको ऐड करोगे तो टोटल बनेगा 365 डेज. दैट इज 365 डेज ऑफ अ ईयर. और फिर आप कहोगे कि नहीं तुषार एक जोकर नहीं 2 जोकर होता है, तो जो दूसरा जोकर होता है दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 366 विच रिप्रेजेंट अ लीप ईयर. तो इतनी ज़बरदस्त रेलेवेंस है एक तो लाइफ के साथ भी, प्लस मैजिशियंस का फेवरेट इसलिए भी होता है क्योंकि कार्ड्स के अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटी है ऑफ परफॉर्मिंग एंड क्रिएटिंग न्यू एक्ट्स दैट अ लॉट ऑफ मैजिशियंस लव डूइंग इट. आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पे जाकर बिना उनकी भाषा जाने लोगों को पागल कर सकते हो, नचा सकते हो, उनको उछाल सकते हो. आई मीन यू कैन जस्ट फ्रीक द हेल आउट ऑफ देम by just keeping a little deck of cards in your pocket. Bicycle is your Brahmastra. हाँ, मतलब bicycle is a brand of the cards that almost every good magician uses. Yeah. But a deck of cards is my Brahmastra. Having said that, currently my Brahmastra is using my abilities, my skill to create an illusion of reading someone's mind, and also to an extent of putting them in some sort of a trance and putting them in an experience of hypnotism and making them experience something totally out of the world, jaw-dropping and out of the world. So that's what it Wonderful. is. Quick question. अगर magician ना होते तुषार राजकुमार तो क्या होते? Singer. बहुत ही क्लियर है. बहुत क्लियर है. मतलब सिंगर होता. मैं अपने आप को काफ़ी बार नहाते वक्त इमेजिन करता हूँ कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ और सुपर अरिजीत सिंह की तरह कॉन्सर्ट हो रहा है और मैं गा रहा हूँ. बट वो इमेजिनेशन अब मेरी एज अ मेंटलिस्ट भी है, एज अ परफॉर्मर भी है, और मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ वेयर इन आई एम परफॉर्मिंग. तो अगर मैं मेंटलिस्ट या म्यूजिशियन ना होता तो मैं 100% सिंगर होता. वो अभी भी सेकेंड चॉइस. हाँ, अभी भी बन सकता हूँ. लाइफ बहुत बड़ी है. मैं बिल्कुल ये एवेन्यू भी एक्सप्लोर करूँगा. और मेरा बहुत मन है सिंगिंग को टेक्निकली सीखने का भी, और ये मेरे से बहुत क्लोजली अटैच भी रहा है, म्यूज़िक, सिंगिंग, सॉन्ग्स. और अगर ये भी ना होता तो मैं 100% एक स्पीकर प्रेजेंटर होता जो प्योरली लोगों को मोटिवेट, इंस्पायर, एंटरटेन करता है यूजिंग द आर्ट ऑफ मैजिक, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट वी प्रैक्टिस. एंड आई स्टिल ट्राई एंड
incorporate a lot of elements of inspiring people through my shows and motivating them and giving them some sort of a value that can create a bulb on moment for them during my shows. I have a habit of transferring that sort of an energy to the audience during my show. And शायद इसी 2-3 प्रोफेशनल एवेन्यूज के अराउंड मेरी जिंदगी घूमती है और अभी भी घूम ही रही है. तो on that note, you have full privilege and you have the like freedom to sing for us. आप मैजिक हमारे लिए दिखा चुके हो, मैजिक दिखा चुके हो, सिंगिंग भी कर लो थोड़ी बहुत. नहीं इसको स्किप करते हैं, इसको स्किप करते हैं. नहीं कर लो, जस्ट इन केस सुनिधि चौहान मैम देख रही हो, चांस दे दे आपको, वापस से बुला ले, ऐसे जस्ट इन केस आई एम सेइंग. ओके दिस इज अ सॉन्ग, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फेमस लीग सॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट मेरे बहुत ही दिल के करीब रहे हैं डॉक्टर पलाश सेन, जिनका बहुत ही फेमस बैंड है यूफोरिया, और उनके काफ़ी सारे सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, पर उनमें से एक ये गाना शायद हर एक की ज़ुबान पर नहीं होगा, पर ये गाना बहुत ही सोलफुल लगा मुझे, और इसके शब्द जो हैं, जो लिरिक्स हैं, वो बहुत ही प्यारे हैं. रोमांटिक ट्रैक है, गाता हूँ और झेलिएगा मेरी आवाज़ को. आंखें बंद कर लूं जो मैं देखूं बस तुम्हें, ख्वाबों में ही कह सकता हूँ अपना तुम्हें, रहने दे मेरा ये वहम पे ही यकीन ना जा भी, प्यार की ये रात है अब ना जा, छोटी सी एक बात है अब ना जा, पल दो पल का साथ है अब ना जा, जादू सी रात है अब ना जा, अब ना जा, अब ना जा. थैंक यू. I love it when you sing this and I love it कि आपकी आंखें हमेशा बंद रहती हैं. बस अभी आ रहा है आपको, उठा लो सुनिधि मैम का कॉल. वैसे सुनिधि चौहान दीदी से भी एक बहुत ही पुरानी याद जुड़ी है, शायद अभी नहीं. सीक्वल एपिसोड सब कुछ अभी नहीं बताना है. ओके perfect. So we are probably at the end of the episode. बहुत मज़ा आया. मेरे को नहीं पता था कि कॉन्वर्सेशन ऐसे मोड़ ले लेगी, एंड आई रियली होप ऑडियंस ने वैल्यू जूस ग्रास कर लिया हो. We will definitely come up with a sequel episode, but before me wrapping up, हमारे जो शो की टैगलाइन है विच इज़ लाइक एनकोडिंग ह्यूमन जर्नीज. तो अगर हम तुषार राजकुमार की जर्नी एनकोड करें, नॉट जस्ट प्रोफेशनल जर्नी, द इंटायर जर्नी, लाइफ जर्नी टिल नाउ, व्हाट वन पीस ऑफ एडवाइस TRK वुड गिव? साइलेंस. मुझे ना इस वक्त वो डायलॉग याद आ रहा है, मिस्टर राजू रस्तोगी. We don't have all day. Okay, coming from the perspective of life, और जो भी आप आज तक experiences, learnings, knowledge जो भी gain करी है, मुझे ये समझ में आया है कि अगर इस ज़िंदगी को optimally जीना है तो way forward, जिस दुनिया में AI इतना बड़ा हो चुका है, जिस दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो चुकी है, जिस दुनिया में सब कुछ फिंगर टिप्स पर है, जिस दुनिया में आपको बहुत आसानी से रिश्तों की अहमियत लूज़ करना अब आता है, आपके लिए रिश्ते इतने मायने नहीं रखते जितने आज से 20, 25, 30 साल पहले होते थे, या जैसे हमारी जनरेशन ने अपने माता पिता को, अपने बड़ों को देखा है. इतनी हाईली एडवांस्ड फील्ड विद टेक्नोलॉजी दुनिया में अगर आपको अपनी ज़िंदगी को फिर भी एक बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से, बेस्ट तरीके से जीना है, जिसके अंदर मिक्सचर हो एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मॉरल्स,
हर तरीके की एक्सपीरियंस ऑफ एज ग्रुप का, हर तरीके के एक्सपोजर का, और एक बहुत ही अच्छा मिश्रण जीना है अगर ज़िंदगी का, तो बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ. आपको अगर अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है तो either you are super disciplined by your own self, that is a totally different ball game altogether. If you can become that, that's perfect. But if not, then become a part of a community that makes you thrive to achieve a goal or to become something that you want to become. So if you want to have six-pack abs, find a mentor, find a community that can help you slowly go towards that goal. If you want to become a magician, you can find a community or a person who can actually help you. If you want to become anything, I think way forward इतना सब कुछ हो रहा है. The only thing that probably one of my mentor tells us that the only thing that AI cannot do or AI cannot replicate is our imperfections, is our जो हमारी कमियां हैं ना, वो ही हमारी USPs हैं. वो AI बिल्कुल परफेक्ट है, यही उसकी एक डिसएडवांटेज है. और एक इंसान अपनी कमियों की वजह से ही सामने वाले से रिलेट कर पाता है. अपनी खूबियों की वजह से तो करता ही है, अपनी कमियों की वजह से भी रिलेट कर पाता है. अच्छा हाँ, ये भी ऐसा सही है, मैं भी ऐसा ही हूँ. पेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. एग्जैक्टली. तो जो आपकी पेन है, मतलब वो जो कमियां हैं, वो इम्परफेक्शंस ही आपको इंसान बनाती हैं. एंड दैट इज़ व्हाट आर USP अगेंस्ट AI. So, having said that, the only thing probably that AI cannot do right now is making such communities which can grow together, learn together, earn together, and if not earn together, at least grow together and build a very solid mindset of different culture, different background, but having a similar mindset of people. So, for all those people out there who are looking to lead this life in a very holistic way, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सबको कि आप किसी ना किसी कम्युनिटी का पार्ट बन. मेरे को आज रियलाइज़ होता है जब मेरी मदर कहती हैं कि मुझे अपने गुरुओं के यहाँ पर जाना है, तो वो एक्चुअली में एक कम्युनिटी है जो उनको रिलीजियसली कनेक्ट करती है. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी रिलीजन हेयर, बट समवेयर और द अदर शी इज़ connected to a religious community through which she is trying to fulfill her own goal of being connected to a supreme power. A lot of people, they say that I want to go and play soccer with my friends out there in my society. They have a team, a community who plays soccer every day or maybe every week, once in a week or every weekend, and that's how you keep going back to the community of friends of yours who play soccer, and that's how you make experience. तो अगर आप आने वाले ज़माने में किसी भी ऐसे ग्रुप या कम्युनिटी या लोगों से कनेक्टेड नहीं हो, तो यकीन जानिएगा बड़ी जल्दी आप पूरी दुनिया देख लेंगे. आप सारे एक्सपीरियंसेस करके 20-25 साल की उम्र में थक चुके होंगे. आप इस ज़िंदगी से बोर हो चुके होंगे. बेसिकली ज़िंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड हम लोगों का पैदा होने का, मेरे ख्याल से ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ समवेयर और दी अदर, हमारे अंदर जो एबिलिटी है, इट इज़ नॉट जस्ट टू बी in our own shell or be there for our own self. The only reason behind human existence is to help each other. First help yourself and then help each other. And the exchange that happens between humans is what makes this life more beautiful. Whether it is an exchange of knowledge, whether it is an exchange of criticism, whether it is an exchange of galiyan, whether it is an exchange of love, whatever it is, that exchange is what makes this life beautiful or painful or whatever. So you need to be connected to people around. Come out of your shell, come out of your technology, come out of your caves and connect with people. I think this will be a fair advice. I think this was the much needed advice we all need. क्योंकि in the world of hyper independence, वो ये बात रियलाइज़ करवाती है that humans are designed to stay together. Correct. And आपकी conversation is a full circle. You started off with guru
कि आपने अपने गुरु से सीखा एंड यू एंडेड अप विद द कम्युनिटी. आई थिंक आपकी बातें शोज़ द पर्सनालिटी ऑफ हु यू आर इन रियल. एंड बहुत मज़ा आया भाई. मज़ेदार कॉन्वर्सेशन थी. बट ऑन दैट नोट वी वुड एंड द कॉन्वर्सेशन हेयर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे पता है आपको इसके बाद शो पे जाना है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. पता है कोई इंसान गोरा पैदा होता है या काला पैदा होता है, छोटा पैदा होता है, लंबा पैदा होता है, या फिर किसी मध्यम वर्ग परिवार में पैदा होता है या अमीर ख़ानदान में पैदा होता है, इसमें उस इंसान का कोई रोल नहीं है. इसमें उस इंसान का कोई क्रेडिट नहीं है. इस बात की वैल्यू को हमेशा समझते हुए ना, आई हैव ऑलवेज फेल्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मुझे मेरे भाई के रूप में मेरे मैजिक कोच मिले, कि मुझे मेरे कॉन्फिडेंट के रूप में मेरे मैजिक गुरु मिले. एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जहाँ पर मुझे मैजिक जैसी खूबसूरत स्किल का डायरेक्ट एक्सेस मिला है. सो दिस इज़ माई वे ऑफ सेइंग thank you to my father and my brother. Well, having said that, I really hope कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको मैजिक की दुनिया के इंसाइट्स मिले हों, आपको मेंटलिज्म से रिलेटेड इंसाइट्स मिले हों. एंड हम लौट के आएंगे एक सीक्वल एपिसोड के साथ विद तुषार राजकुमार ऑन माई चैनल. हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग होकस पोकस विद आंचल. बट अपन को थोड़ा सा और सपोर्ट मांगता है. 2 लेवल का सपोर्ट चाहिए. नंबर 1, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर करंट चैनल. हमारे स्टार्ट्स कहते हैं कि 80% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे व्यूअर्स, हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर करंट चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल कॉल्ड होकस फोकस शॉर्ट्स. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल अभी तक के आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए. एंड आई विल कीप कमिंग अप विद मोर मैजिकल एंड ब्यूटिफुल स्टोरीज on every Thursday 7 p.m. So you know what to do it. Subscribe.